हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स। बच्चों, एक छोटी सी लाइन है जो कि है अनलेस एंड अनटिल यू डाइव इनटू द वाटर यू कैन नॉट लर्न टू स्विम। इसका मतलब है बच्चों कि अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो आपको पानी के अंदर छलांग लगाना ही पड़ता है। वैसे ही बच्चों, अगर आपको नॉलेज चाहिए, अगर आपको फिजिक्स समझना है तो आपको नॉलेज की इस दुनिया में या फिर कह लो फिजिक्स की इस दुनिया में आना ही पड़ता है, अपना कदम इस फील्ड में लाना ही पड़ता है। तो बच्चों, बस इसी खूबसूरत सी सोच के साथ में हम अपना आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि चैप्टर का जो नाम है वो है रोटेशनल डायनेमिक्स। ओके, सो इसके अंदर सबसे पहले तो आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि सर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग दिस चैप्टर। हम ये चैप्टर को क्यों पढ़े। तो बच्चों, एक पॉइंट तो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन दूसरा पॉइंट है हमें इस नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, हमें इस फिजिक्स की दुनिया को समझने के लिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वो ये है कि आप जरा अपने आसपास में ऑब्जर्व करो, आपको क्या दिखता है। आपको दिखेगा कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं। हम बहुत ही ऊंचे ऊंचे, बहुत ही लंबे लंबे बिल्डिंग्स बना रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है सर, उससे ये हो रहा है कि जो हमारे अर्थ है, अर्थ हम सभी जन को पता है कि ये एक्सिस हमारे अर्थ का होता है और ये उसके अराउंड में कुछ ऐसे रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो हमारे जो अर्थ की एंगुलर स्पीड है या फिर कह लो जो रोटेशन वाली स्पीड है वो स्लो हो रही है। इसका क्या मतलब है सर, अभी प्रेजेंट में हम सभी जन को पता है कि हमारे अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हम ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स बना रहे हैं इसकी वजह से हमारे जो अर्थ का टाइम पीरियड है वो स्लो डाउन हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो अर्थ रोटेट कर रही है उसकी स्पीड स्लो डाउन हो रही है और इससे होगा क्या, जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना इंक्रीज होगा सर, और कैसे हम कैसे उसका कैलकुलेशन करें, तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में बेसिकली सीखेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट रहा। सेकंड पॉइंट, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और भी पूछ लूँ, एज लाइक सपोज करो कि ये हमारे घर का एक फैन है जो कि ये रहा, एक ब्लेड मैं बना रहा हूँ और सेकंड ब्लेड कुछ ऐसे, मान लो कि सेकंड ब्लेड यहाँ पर है, डायग्राम खराब होते हुए। ठीक है, सपोज ये मेरा थर्ड ब्लेड है। ओके, तो मान लो आप कि ये जो आपके घर का फैन है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है बेसिकली। ठीक है, अगर ये घूम रहा है और अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँ कि ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी और ये रहा पॉइंट सी। ठीक है, मैंने अपना हाथ यहाँ पर रखा, पॉइंट ए पर रखा, पॉइंट बी पर रखा और पॉइंट सी पर रखा। अगर ये फैन घूम रहा है तो मुझे सबसे ज़्यादा चोट कहाँ पर लगेगा, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर। आप क्वेश्चन समझे बच्चों मेरा। मेरा क्वेश्चन आपसे बस इतना है कि अगर ये फैन रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैंने अपना हाथ पॉइंट ए पर रखा या फिर पॉइंट बी पर रखा या फिर पॉइंट सी पर रखा, तो मुझे सबसे ज़्यादा चोट कहाँ पर लगेगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत ही बताइए कि हाँ सर, इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा चोट लगेगा, लेकिन विथ रीज़न। ठीक है, इस लेक्चर के एंड तक हम ये सीख लेंगे कि पॉइंट ए पर या फिर पॉइंट बी पर या फिर पॉइंट सी पर हमको चोट सबसे ज़्यादा कहाँ पर लगेगा, विथ प्रूफ। ठीक है, ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन रहा आपके लिए, आप इसे जरूर से ट्राई करें और मुझे जरूर बताएं। ठीक है, चलिए, तो आज का ये जो लेक्चर है ये तो बेसिकली है इंट्रोडक्शन टू रोटेशनल डायनेमिक्स। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रोटेशनल का मतलब क्या होता है और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि जो भी हमारे बेसिक थिंग्स है लाइक थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, इन सब का मतलब क्या होता है। बेसिकली एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप कह लो उस चीज को, या फिर आप कह लो जो कि हम ओमेगा कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी, या फिर आप कह लो जो अल्फा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन। ये क्या होता है, कैसे आता है, इस चीज को हमें समझना है और इसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आज के हमारे लेक्चर का ये ओवरव्यू बेसिकली होने वाला है। ओके, स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले तो ये रहा हमारा रोटेशनल। इसके अंदर देखो बच्चों, दो टाइप के मोशन छुपे हुए हैं। और तो ये टॉपिक एक लिखा है, लेकिन इसके अंदर दो टाइप के मोशन छुपे हैं। वो कौन कौन से मोशन है? सबसे पहले जो मोशन है उसको हम कहते हैं प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन। अब ये होता क्या है सर? ये होता है अल्टीमेटली, आप इसको कह सकते हो अप्रॉक्स में कि ये होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, या फिर इसी को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, वो मोशन जो कि एक ही लाइन में हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? बेसिकली प्लेनर मोशन। ठीक है, अब देखो प्लेनर मोशन का इन एक्चुअल में मीनिंग ये है कि सपोज ये रहा मेरे पास में एक्स एक्सिस, ये रहा मेरे पास में वाई एक्सिस। अगर मैं बात करूं कि एक मोशन जो कि एक्स एक्सिस में हो रहा है उसको मैं क्या कह दूंगा? स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर लीनियर मोशन। ठीक है, अगर एक मोशन जो कि वाई डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको अगेन मैं क्या कहता हूँ? लीनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर इन दोनों का कंबाइन कर दूं मैं, कंबाइन करने में मुझे क्या दिखेगा कि एक ऐसा मोशन जो कि एक्स और वाई दोनों को इंक्लूड कर रहा है, तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? प्लेनर मोशन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये है क्या? ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। ठीक है, बस इसी रीजन से हम इसको प्लेनर मोशन को हम कभी कभी या फिर समटाइम्स या फिर हमेशा भी कह लो, ठीक है, डिपेंड करता है कि हम क्या ले रहे हैं, हमारी थिंकिंग क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ये सब चीज़ों को डील करते हैं। तो उसके लिए भी हम इसको क्या कह देते हैं? प्लेनर मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह देते हैं। ठीक है, ये तो रहा बच्चों एक टाइप का मोशन जो कि इस रोटेशन के अंदर इंक्लूड है। जो सेकेंड टाइप का मोशन है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्ट्रेट लाइन मोशन से। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या क्या होता है? डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, आप लोगों ने ये सब चीजें क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। हम यहाँ पर एक जस्ट उसका ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, ओके, आफ्टर दैट हम समझेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या होता है, उसके अंदर थीटा, ओमेगा एंड अल्फा क्या होता है, वो सब देखेंगे। एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे उन दोनों के बीच में लाइक लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन या फिर सर्कुलर मोशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ गए बच्चों? ये स्ट्रेट लाइन में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं बेसिकली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा कुछ चीज है वो छुपा हुआ है, तो उस चीज को आप जरूर से अभी देखना। ठीक है, उस चीज को मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसे लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इसके रफ करने जा रहा हूँ। ओके, अच्छा एक चीज हमारी और भी छूट गई बच्चों, वो ये है कि सर आपने डायनेमिक्स का मतलब नहीं बताया। तो बच्चों डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। कहीं पर भी आपको ये वर्ड दिख जाए डायनेमिक्स लिखा हुआ तो आप समझ जाना कि उसका मतलब है मोशन। ओके, ठीक है, तो हम थोड़े स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से हमारे, कि सर डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस, यस, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, क्या होता है वो? टोटल पाथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ओके, ये बेसिकली होता है हमारे डिस्टेंस का डेफिनेशन। ठीक है, तो अगर मैं इसको कहना चाहूँ कुछ, तो ये रहा मेरा पॉइंट ए ले लो जो कि इनिशियल पॉइंट, और ये ले लो मेरा पॉइंट बी। अब मुझे ए टू बी जाना है तो मेरे पास में इनफाइनाइट वेज है यहाँ पर जाने के लिए। मैं कैसे भी घूम के जा सकता हूँ, कभी ऐसे जाऊँ, कभी ऐसे जाऊँ, कभी ऐसे जाऊँ, कभी ऐसे ऐसे घूम के चले जाऊँ। ठीक है, कैसे भी घूम के जा सकते हो आप। तो ये बेसिकली क्या रहेगा? हमारा डिस्टेंस रहेगा। बच्चों आप ये भी जानते हैं कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इसके पास में नहीं होता। ठीक है, इसीलिए देखिए हम कहीं से भी कहीं घूम के जा रहे हैं, ऐसे भी हम जा सकते हैं। देखिए मैं कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके पास में डायरेक्शन नहीं होता, इसको हम एज काउंट करते हैं स्केलर फॉर्म में। ठीक है, तो जहां भी कहीं डिस्टेंस रहे उसको हम जस्ट डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। अगर मैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूं तो वो होगा डेफिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ
बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसी को बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता था, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये भी एक टाइप का डेफिनेशन है और ये भी एक टाइप का डेफिनेशन है। ये जो मैंने ये सिंबल लिखा है इसका मतलब है बिटवीन। ओके, तो बच्चों मार्क माय वर्ड्स, मैं आपको कह रहा हूं शॉर्टेस्ट वर्ड। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, कभी भी इस डेफिनेशन में आप ऐसे मत लिखना कि मिनिमम। मिनिमम वर्ड का यूज कभी भी मत करना डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए। क्यों सर, मिनिमम कह दिया तो क्या है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, क्या होता है मिनिमम का मतलब। एज लाइक वही छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग ए और बी का, कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है, तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ निकालने जाऊं तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर मोशन एक स्ट्रेट लाइन का मोशन है, जो कि लीनियर मोशन कह लो, स्ट्रेट लाइन का मोशन कह लो, ठीक है, तो इसी चीज को, ये ए टू बी को ही हम डिस्टेंस भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन का है तो यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है, यही मेरा डिस्टेंस है। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास में एक फिक्स्ड डायरेक्शन है। सपोज करो अगर ये पॉइंट ऐसे 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 घूम के जाए तो इसका डायरेक्शन, अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो उसको अपना डायरेक्शन भी फिक्स रखना है, इसीलिए ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आता है। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इतना पार्ट तो क्लियर है। ओके, अब बच्चों मैं आपको कह रहा हूं कि मिनिमम वर्ड यूज नहीं करने को। क्यों नहीं यूज करने को, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए, ये मेरे पास में एक ब्लैंक पेपर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ पॉइंट ए, और ये मैंने एक छोटा सा घर भी बना दिया इसके लिए, और ये रहा पॉइंट बी। अगर मैं कहूँ ये रहा मेरा इनिशियल पॉइंट और ये रहा मेरा फाइनल पॉइंट, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दो। ठीक है, हमने भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मिनिमम क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में क्या होगा, तो वो मिनिमम डिस्टेंस होगा कुछ ऐसे। अब देख रहे हैं, ये कुछ ऐसे हो गया। यस, अब देख पा रहे इसे कि यहां से जो भी इसका फर्स्ट वाले ए का डोर होगा वो डायरेक्टली कंबाइन हो गया बी के डोर में। ये कहीं पर देखा देखा सा है, ये कहाँ देखा है, अगर आपने बचपन में डोरेमोन देखा होगा तो वहां पर आपको पता होगा कि एनीवेयर डोर क्या होता है। एनीवेयर डोर से हम क्या करते हैं, इस साइड से दरवाजा खोला, उस साइड से पहुंच गया शिजुका के घर पे। ठीक है, ओके, अगेन देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहा हमारा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, तो ये है बेसिकली डोरेमोन का एनीवेयर डोर। तो सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये रहा मिनिमम डिस्टेंस। सर डिस्टेंस गया कहाँ, डिस्टेंस पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है, अब देख रहे हैं डिस्टेंस कर्व हो गया। अब याद करिए जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था स्पेस टाइम कर्व के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो यही है बेसिकली हमारा, कि जहां पर स्पेस भी क्या हो गया, बेंड हो गया। इसी चीज को हम एक तरीके से कहते हैं स्पेस टाइम कर्व। तो सर ये क्या रियल में है, यस, ये हमारे पास में रियल में एक तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है वर्म होल का, वर्म होल का। ठीक है, एज लाइक बच्चों हमारे पास में ब्लैक होल है, ब्लैक होल जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, वैसे ही हमारे पास में है वर्म होल। ओके, ठीक है, वर्म होल का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि उसने डिस्टेंस को ही हटा दिया। एज लाइक आप अभी यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर मेरा मिल्की वे गैलेक्सी है और यहाँ पर मेरा एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, तो इनके बीच में कुछ लाइट ईयर्स का दूर है। मतलब लाइट को भी यहाँ से ट्रैवल करने में, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर मेरे पास में वर्म होल आ जाए, या फिर कह लो अगर मेरे पास में एनीवेयर डोर आ जाए, तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ऐसे डायरेक्टली ज्वाइंट हो जाएगा। मतलब मैं मिल्की वे गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी में डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा।
विद द हेल्प ऑफ वर्म होल कह लो, या फिर कह लो डोरेमोन का एनीवेयर डोर। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि आपको डिस्टेंस के लिए हमेशा शॉर्टेस्ट वर्ड यूज करना है, ना कि मिनिमम। क्यों? क्योंकि मिनिमम का मतलब है सबसे कम से कम, और सबसे कम से कम का मतलब है आप डिस्टेंस को ही वहां से हटा दो। और यही एक कॉन्सेप्ट है हमारे वर्म होल का। बच्चों, अगर आपको वर्म होल का कॉन्सेप्ट पता था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं कि हाँ सर, मुझे वर्म होल के बारे में पता था। अगर नहीं पता था तो थोड़ा सा गूगल पे जाओ और थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ो कि क्या है वर्म होल और क्या नहीं है, और मुझे भी बताओ कि हाँ सर, आज मैंने वर्म होल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, ये थियरी ऐसी कहती है। ठीक है बच्चों, हमारे पास में कुछ थियरीज है जो कि ये प्रूफ करती हैं कि यस, वर्म होल का एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट इसकी हाई पॉसिबिलिटी है होने की, लेकिन क्योंकि ये तो स्पेस है, हम इसके लिए कुछ श्योर नहीं हो सकते। बस हम एक प्रोबेबिलिटी, हम एक गैस ही कर सकते हैं कि हाँ, वर्म होल कैसा हो सकता है। अगर आपको मैं थोड़ा सा और भी एक लाइन बोलने की कोशिश करूं तो वो ये होगा कि सपोज बच्चों, आप ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे हो जाओ, जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, तो इट माइट हैपन कि आपको वर्म होल दिख जाए। मतलब मैंने क्या कहा, आप इलेक्ट्रॉन के साइज से भी छोटे हो जाओ, इसी को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। अगर आप इस लेवल तक छोटे हो गए तो आपको वर्म होल दिख सकता है। यस, इस चीज को हम, हमारी एक अलग ही दुनिया है फिजिक्स की, उसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं, जो कि है क्वांटम मैकेनिक्स या फिर कह लो क्वांटम फिजिक्स। ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जो कि इन सब चीजों से डील करता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी बहुत सारे जितने भी हमारे पास में सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आप ये कह लो या फिर आप ये कह लो कि स्पेस में ये इतने बड़े हैं कि आज तक हम इनको सही से देख भी नहीं पाए, सही से ढूंढ भी नहीं पाए, आप ये कह लो। लेकिन यस, इनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। ठीक है, हमारे पास में कुछ थियरीज है जो कि इसको बोलती है कि हाँ भाई, ऐसा कुछ चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा वर्म होल के बारे में समझा होगा। एज लाइक ब्लैक होल, एज उसी तरीके से हमारे पास में क्या होता है, वर्म होल। ठीक है, चलें हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको बोर्ड पे अगर कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, रफ कर दूँ? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस पढ़ लिया कि डिस्टेंस क्या होता है, और हमने पढ़ लिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, और एक्सीलरेशन क्या होता है इन लीनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन की मोशन की मैं बात करना चाहता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, और उसके तुरंत ही बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे हमारे सर्कुलर मोशन पे, या फिर कह लो एंगुलर मोशन पे, या फिर उसी को कह लो हमारा रोटेशनल मोशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो स्पीड, यस, स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों, यही है हमारा डेफिनेशन स्पीड का। ठीक है, अगर आप स्पीड की बात करो तो स्पीड को हम बेसिकली v से डिनोट करते हैं, और इसको लिखना रहा तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि v इज इक्वल टू स्पीड, सॉरी, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी को आप लिखना चाहो तो आप इसी को स्पीड भी लिख सकते थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगेन बच्चों, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? जिसके पास में डायरेक्शन हो। सर कैसे पता आपको कि इसके पास में डायरेक्शन नहीं है? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है उसके पास में डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम है उसके पास में डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये भी क्या हुआ, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। अब इसी के तुरंत ही बाद में हमारा आता है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी को भी हम बेसिकली v से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to टाइम अगेन। ओके, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर
कि v इज इक्वल टू अगेन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगेन बच्चों ये क्या होता है, बेसिकली ये होता है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके सर कैसे पता वेक्टर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम तो स्केलर फंक्शन है, बट यहाँ पर ये क्या है, वेक्टर है, इसलिए ये भी टोटल क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा और भी लिखना चाहें तो इसी वेलोसिटी या फिर इसी स्पीड को अगर अब मैं थोड़ा सा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात करूं, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इन दोनों अगर मैं इसमें से डायरेक्शन निकाल दूं तो ये भी क्या बन गया, अल्टीमेटली स्पीड ही बन गया। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्शन की बात सिर्फ डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं तो यहां से मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि v इज इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लो t। ठीक है बच्चों, इसी को हम किसी किसी बुक में एस से भी डिनोट कर देते हैं, एज लाइक ये जो डिस्टेंस है या फिर कह लो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग एस से भी डिनोट कर देते हैं किसी किसी बुक्स में। ठीक है, तो इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं dx बाई dt। ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम। इसी को थोड़ा सा और भी आगे लेके जाऊं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ओके, आई होप आपको थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा कि वेलोसिटी कह लो या फिर स्पीड कह लो, कब, जब मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अगर डायरेक्शन की बात करें तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन की बात करें तो ये ऐसे लिख देंगे हम लोग, वेलोसिटी को ऐसे लिख देंगे। ओके, गॉट इट। ठीक है बच्चों, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, रफ कर दूं, यस रफ करने जा रहा हूं मैं। अब आफ्टर दैट बच्चों हमको थोड़ा सा डिस्कशन करना है एक्सीलरेशन के ऊपर कि एक्सीलरेशन क्या होता है। सो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन जिसको हम बेसिकली ए से डिनोट करते हैं एक्सीलरेशन को, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to टाइम। ठीक है, तो देखो अभी बच्चों मैंने यहाँ पे वेलोसिटी लिखा, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि आप अभी इस एक्सीलरेशन को क्या मानो, वेक्टर मानो। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर एक्सीलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहता तो मैं इसी डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, बट इन एक्चुअल देखा जाए तो ये वाला हमारा जो डेफिनेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, बट अगर मुझे इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये रहा और ये टाइम। तो देखो यहाँ पर जब मैंने मैग्नीट्यूड बना दिया तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि ये एक्सीलरेशन अब वेक्टर नहीं रहा, अब ये स्केलर बन गया, ये भी स्केलर बन गया और ये तो स्केलर था ही पहले से। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं अगले ही केस में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, और अगर थोड़ा सा और अच्छे फॉर्मेट में लिखें तो ये डेरिवेटिव का फॉर्मेट है बेसिकली, जो कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर आप कह लो कि हमारा जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है, जो हमने ये इक्वेशन पढ़ा है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे 3 इक्वेशन हमने पढ़े हैं, तो उनको डिराइव करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा आगे चल के हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये भी आप कॉपी कर लो। और जो मैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ वो कुछ इस प्रकार से है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पर सेकेंड इक्वेशन आता है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऑल द बच्चों आप सभी लोगों ने इन सब चीजों को 11th में पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस देखो अभी इसी के बाद में मैं एंगुलर में कैसे इस चीज को शिफ्ट करूंगा इस एंगुलर केस में, इसीलिए मैं आप लोग को ये सब चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा होगा कि अगर आप लोग को ये सब चीजें ऑलरेडी पता हो। अब अगर यहाँ पर आप कुछ समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि ये u क्या है। u इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी, v इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी, s इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, और बचा क्या, एक्सीलरेशन इज व्हाट, एक्सीलरेशन, ये जो हमें दिख रहा है
बच गया टाइम टी, तो ये रहा टाइम। ठीक है, अगर बच्चों मैं इसको स्केलर फॉर्मेट में लिखूं तो स्केलर फॉर्मेट में क्या लिख दूंगा कि यहाँ पर ये जो u होगा वो क्या होगा, इनिशियल स्पीड, v क्या होगा, फाइनल स्पीड, s क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड, a क्या होगा, वो तो एक्सीलरेशन ही होगा स्केलर फॉर्मेट में, नो डायरेक्शन, टाइम तो टाइम ही है भाई हमारा। ठीक है, तो आप इसको भी कॉपी कर लीजिए एंड आई होप आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि लीनियर मोशन में क्या है। ये सब चीजें लीनियर मोशन या फिर आप कह लो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमको काम आता है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने क्लास 11 में थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली शिफ्ट हो जाते हैं किसके ऊपर, एंगुलर के ऊपर या फिर कह लो सर्कुलर के ऊपर। ओके, आई होप बच्चों आपको ये क्लियर है। अगर आपने इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कर लेंगे और देखना किस तरीके से करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए मैं रफ करने जा रहा हूं। अब डायरेक्टली हम पहुंच जाते हैं हमारे सर्कुलर के एग्जांपल में। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज है बच्चों, वो थोड़ा सा आप समझ लो कि जैसे यहां पर हमने सीखा लीनियर मोशन, लीनियर मोशन जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह रहे थे, स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह रहे थे। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि s क्या होता है, बेसिकली जैसे x ले लो, यहाँ पर v ले लो और यहाँ पर a ले लो, ये x क्या है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं स्केलर फॉर्मेट में बात कर रहा हूँ तो मैं हमेशा इसको डिस्टेंस कह दूंगा। ठीक है, जहां पर मुझे यूज पड़ेगा वहां मैं इसको वेक्टर भी कह दूंगा और आपको बता दूंगा कि हाँ ये वेक्टर में क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, समझ गया ना। फिलहाल के लिए हम इसको डिस्टेंस मानते हैं, इसको स्पीड मान लेते हैं, इसको एक्सीलरेशन मान लेते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं लीनियर मोशन में। अब अगर मैं एक एंगुलर मोशन की बात करूं, एंगुलर मोशन, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अभी जब मैं यहां से और यहां पर जा रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि मैं एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैं क्या कहूंगा अपने आप को कि हाँ आप मोशन कर रहे हो, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि ये जो फैन है, जो फैन हमारे घर में घूम रहा है वो भी चल रहा है, इसका मतलब वो भी मोशन कर रहा है। वो कौन सा मोशन कर रहा है, तो वो एंगुलर के फॉर्मेट में मोशन कर रहा है। इसी को हम सर्कुलर मोशन के फॉर्मेट में कह देते हैं और इसी को हम रोटेशनल के फॉर्मेट में कह देते हैं। तो चीज एक ही है लेकिन इसका नाम बस अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। एज लाइक लीनियर मोशन में डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन में जाते हैं या फिर वहां से आते हैं। ठीक है, वेलोसिटी के लिए क्या कहते हैं कि हाँ भाई इतना डिस्टेंस टाइम ट्रेवल करने में हमको कितना टाइम लगा, और एक्सीलरेशन के लिए कि भाई अगर हमने उसके अंदर एक्सीलरेशन ऐड कर दिया तो वेलोसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, ये भी हमको समझ में आता है। एंगुलर मोशन में क्या होता है, या फिर इसी को कह लो सर्कुलर मोशन, या फिर इसी को आप कह लो रोटेशनल मोशन। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिलहाल हम ये टॉपिक देख रहे हैं रोटेशनल मोशन। ओके, सो यहाँ पर हम जो डिस्टेंस एक लाइन में ट्रेवल करते हैं तो बेसिकली एंगुलर के केस में कैसा हो जाएगा कि वो एक थीटा में कवर करे, एक गोल में, एक सर्कल में कंप्लीट कर रहा है वो। तो उसी चीज को हम ऐसे समझेंगे कि ये रहा, अगर सपोज कोई एक लाइन है, जस्ट ऐसे एज्यूम कर लो। ठीक है, और ये थोड़ा सा आगे बढ़ के ऐसे पहुंच गया, अल्टीमेटली ये लाइन यहाँ पहुंच गई। तो हम देखेंगे कि यहाँ से ये जो मेरा रेफरेंस पॉइंट था, यहाँ से ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में थीटा एंगल गया। यहाँ से एक वेक्टर, यहाँ से एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया विद एंगल दिस थीटा। तो ये क्या है, ये एक पार्ट ऑफ सर्कल बेसिकली। अगर आप इसको और आगे लेके जाएंगे तो ये बेसिकली क्या दिखेगा, एक सर्कल जैसा दिखेगा। ठीक है, और ये इसका क्या है, ये इसका आर्क है, और ये क्या है, रेडियस। ऑफ कोर्स ये भी रेडियस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बीच में एक रिलेशन आ जाता है। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, यही कहीं कहीं पर इस आर्क को हम बेसिकली एल से डिनोट कर देते हैं और इस रेडियस ये है तो इसको आर से डिनोट किया जाता है। तो आर्क को मैं क्या लिखूंगा, एल बाई में आर। तो आप जहां कहीं भी ये थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर देख लें, आप समझ जाएं कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं, बेसिकली एंगुलर मोशन की बात कुछ करने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे मालूम, क्योंकि ये एंगल में चल रहा है, ये भी चल रहा है, बट ये एक ही जगह पे है, बट ये किस में चल रहा है, एंगल के फॉर्मेट में चल रहा है। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे ऐसे करके वो
चलते चल जा रहा है, ठीक है। सो ये रहा बेसिकली थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, और इसी रिलेशन को हम कहते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कि ये कितना एंगल बना रहा है इस प्लेन में, ये कितना, देखो अगर आप ध्यान से समझो तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस दोनों में चल रहा है ये, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कह दिया हमने, प्लेन एंगल। इसी को हम कभी कभी अगर आप देखोगे डिस्टेंस निकालने के लिए तो इसी को हम क्या यूज कर लेते हैं, पैरेलैक्स एंगल। पैरेलैक्स एंगल इसी का ही जस्ट नाम है, ठीक है। बेहतर होगा आप ये प्लेन एंगल ही समझे, ठीक है। ये जस्ट आप एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है, समझ गए। तो ये रहा कुछ एंगुलर मोशन में। अब क्योंकि ये थीटा चल रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या चल रहा था, ये एल चल रहा था या फिर एक्स चल रहा था, यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या चल रहा है, थीटा। हम इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन इसके अंदर एक वर्ड छुपा होता है, वो होता है स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस। एज लाइक इसको मैं कह दूं लीनियर डिस्टेंस या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही ये क्या होगा मेरा, लीनियर वेलोसिटी, वैसे ही ये क्या होगा मेरा, लीनियर एक्सीलरेशन। तो यहां पर जब हम एंगुलर के केस में बात करेंगे तो इस थीटा को हम क्या कह देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, समझ रहे हो आप। तो इस थीटा को मैं यहां पर कह दूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऑफ कोर्स आप इसको एंगुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट की बात ना करूं तो, ठीक है। लेकिन हम हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में ही बात करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इसका डायरेक्शन भी पता करें। एज लाइक हमें पता होता है कि फैन ऐसे घूमने वाला है या फिर फैन ऐसे घूमने वाला है, बस इसी रीजन से, ठीक है। आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी क्या होता है, एक्स बाई टी, ये होता है मेरा वेलोसिटी। तो वैसे ही अगर, क्योंकि ये जो थीटा उसने कवर किया, सपोज यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 0 था और टाइम t इज इक्वल टू यहाँ पर t था, तो इतना डिस्टेंस, इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने में उसको कुछ तो टाइम लगा, और यही क्या होता है हमारा बेसिकली ओमेगा हो जाएगा, एज लाइक एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। तो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी लिखूं, अभी मैं इसको वापस से आपको बताने वाला हूं, ये जस्ट मैं फिलहाल के लिए एक इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रहा हूं। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा को उसने कुछ टाइम में कवर किया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इज व्हाट, इज माय एंगुलर वेलोसिटी। एज लाइक यहां पर हुआ था हमारा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। वैसे ही सेम केस में एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया मेरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये यहां से पहुंचा, ये यहां से यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां से यहां पर आएगा तो 90 बनाएगा, यहां से यहां आएगा तो 180 बनाएगा, एंड सो ऑन। ओके, और इसी को अगर मैं थोड़ा सा और भी आगे बढ़ा दूं तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी मालूम चल गया, तो जब एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी होगा, तो वो क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। उसको हम बेसिकली अल्फा से डिनोट करेंगे। अभी हम आगे वापस इसको पढ़ने वाले हैं, अभी मैंने इसका डेफिनेशन भी नहीं लिखा, अभी मैं आपको लिखा के दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, एज लाइक यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होता था वो क्या होता था, v बाई टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। मालूम चला, कोई डाउट नहीं, ठीक है। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं देख के आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, फिलहाल मैं इसे रफ करने जा रहा हूं, ठीक है। तो अगेन हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। ओके, रफ कर दूं, चलिए। अब बेसिकली हमको पढ़ना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और अब हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन तक पहुंच चुके हैं। अगर आप सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मैं कब कहूँगा कि ये मेरा जो मोशन है वो सर्कल में चल रहा है, एक ऐसा पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ में घूमता हो, यही होगा क्या मेरा सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन। तो आप लिख सकते हो अ पार्टिकल, या फिर ऐसे लिख दो अ मोशन ऑफ पार्टिकल, अ मोशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन।
ठीक है, सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन आपको मालूम चल गया। ठीक है, अब इसी के नीचे एक आता है हमारा आप उसको कहते हैं यूसीएम, बेसिकली हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो बच्चों, ये जो डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन की वो क्या है, अ मोशन ऑफ पार्टिकल, एक ऐसे मोशन का पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ में होता हो, उसी को हम क्या कह देंगे, सर्कुलर मोशन। बट यहाँ पर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब एक तरीके से वो अपनी स्पीड चेंज नहीं करे, तो उस चीज को हम क्या कह देंगे, वही सेम चीज कि अ मोशन ऑफ पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड, which is moving in circular path is called circular UCM. UCM basically uniform circular motion. ओके, ठीक है। अब एक टाइप का और भी होता है डेफिनेशन, इसको हम यूसीएम भी लिखते देते हैं। ठीक है, एक और भी होता है जिसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आई थिंक अब आपको मालूम चल गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा, एक ऐसा मोशन जो कि अपनी स्पीड को हमेशा हर एक पॉइंट पर चेंज करते रहे। ओके, समझे? डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन होगा अ मोशन ऑफ पार्टिकल which is not constant throughout the circular path, is called non-uniform circular motion, non-UCM basically. ओके, ठीक है, समझ गए? अब एग्जांपल आप देखना चाहो तो एग्जांपल आप समझ सकते हो कि सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा। सर्कुलर मोशन का मतलब ये होगा कि सर एक पार्टिकल ले लो, उस ये रहा मेरा कोई पार्टिकल, वो ऐसे जस्ट गोल गोल घूम रहा है, स्पीड के बारे में क्या कुछ भी पता नहीं, चाहे स्पीड बढ़े चाहे स्पीड ना बढ़े, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हमको। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं मैं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर यूसीएम में बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि जो भी पार्टिकल, चाहे वो यहाँ पर आए, चाहे वो यहाँ रहे, चाहे वो यहाँ रहे, चाहे वो कहीं पर भी रहे, उसकी स्पीड हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और यही सेम चीज अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं तो उसकी स्पीड कुछ भी वेरिएबल हो सकती है। एक एग्जांपल दीजिए सर सर्कुलर मोशन का, हमारे घर में जो फैन चल रहा है वो देखिए उसकी स्पीड अभी क्या है, कांस्टेंट, तो वो क्या कर रहा है फिलहाल के लिए, यूसीएम चल रहा है। हमारे घर में जो घड़ी है उसकी जो स्पीड है वो फिलहाल के लिए क्या है, उसकी स्पीड भी अभी फिलहाल के लिए हर जगह पे हर पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है, तो वो भी क्या कर रहा है, यूसीएम कर रहा है। हमारा जो अर्थ है, हमारा अर्थ हम सभी लोग को पता है कि अगर ये रहा सन, ये रहा अर्थ, तो ये 365 डेज में हमेशा यहाँ से वहां करता है। ठीक है, अगर मैं पाथ को सर्कुलर मान लूं तो हम सभी लोग जानते हैं कि वो इलिप्टिकल होता है, बट कैलकुलेशंस के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में अगर ये सन के अराउंड में हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये भी क्या कर रहा है, यूसीएम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, बस इसीलिए यूसीएम कर रहा है। अगर सर्कुलर पाथ नहीं है, अगर वो एलिप्स हुआ, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे वो यूसीएम कर रहा है। क्यों, क्योंकि स्पीड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। याद करो केपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, ओके, तो आई होप इतना थोड़ा सा क्लियर होगा डेफिनेशंस के मामले में। ओके, तो डेफिनेशन भी कॉपी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं रफ करने जा रहा हूँ, पॉज करके वीडियो आप लिख लीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए इतना हम लोगों ने तो पढ़ लिया। अब हमको जो डेफिनेशन स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको बच्चों हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे, एंड डेफिनेशन इसका होगा टोटल कह लो टोटल एंगुलर पाथ कवर्ड।
नो टाइम, कुछ भी नहीं, ठीक है, जो भी रहे। टोटल एंगुलर पाथ कवर्ड को हम क्या कहेंगे, बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से यहाँ तक गया, इसने थीटा एंगल बनाया, तो ये रहा थीटा, ये रहा एल, ये रहा आर। ओके, सो अगेन वही सेम कहानी, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, वेयर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एल इज व्हाट, आर्क ऑफ लेंथ, और आर इज व्हाट, रेडियस। ओके, अब इसी के नीचे हम डायरेक्टली आ जाएंगे हमारे एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर, एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। बच्चों अभी मैं डायरेक्शन के ऊपर आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखिए, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। सो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू हाउ मच, ओमेगा। तो ओमेगा इज व्हाट, हाउ मच, डेफिनेशन क्या होगा, वही सेम कहानी आप लिख सकते हो उससे खुद से भी, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा अपॉन में ये क्या होगा, टाइम टी, ठीक है। ये हुआ हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। अगर आप बच्चों ध्यान से देखो तो थीटा को हम दो चीजों में मेजर करते हैं। एक होता है हमारा थीटा, जिसको हम कहते हैं थीटा जो कि होगा हमारा पाई में, और एक होगा हमारा बेसिकली डिग्री में, क्योंकि हम थीटा को किसमें मेजर करते हैं, पाई में और रेडियंस में। याद है आपको, अगर पाई के लिख दिया तो उसको रेडियंस से मेजर करते हैं, और अगर हमने डिग्री लिख दिया दैट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30, 40, 60 डिग्री, ठीक है, या फिर पाई के फॉर्मेट में, पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4, 2 पाई, ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में। तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो तो आप यहाँ पर ऐसे पॉइंट में लिख सकते हो कि ये जो थीटा होगा उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, बेसिकली वो होगा रेडियंस। हम यहाँ पे बेसिकली यूज करेंगे रेडियंस वाला, ठीक है, रेडियंस। हम थीटा को किस में मेजर करते हैं, रेडियंस में। तो अगर हमने थीटा को यहाँ पर रेडियंस में मेजर किया, जिसको हम शॉर्ट लैंग्वेज में आरएडी भी लिखते हैं, ठीक है, और टाइम क्या हुआ मेरा, टाइम को तो हम सेकंड में यूज करते हैं, तो जो ओमेगा का यूनिट होगा वो क्या होगा, ओमेगा का यूनिट हो जाएगा बेसिकली रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। एज लाइक याद करिए आप लोग कि आपको याद होगा वेलोसिटी क्या लिखते हैं हम लोग, x बाई टी, तो x को हम मीटर में मेजर करते हैं, इसको हम सेकंड से मेजर करते हैं, तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, बेसिकली मीटर पर सेकंड। इन द सेम वे जो ओमेगा है उसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। गॉट इट, ठीक है। थीटा को रेडियन से मेजर करना है, ओके। सर थीटा को हम डिग्री में मेजर क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई रीजन है, यस एक छोटा सा रीजन है, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। देखते हैं आप में से किसको आता है, ओके। नहीं आएगा तो मैं उसका कमेंट में आंसर लिख दूंगा, ओके। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है, कि थीटा को हम लोग रेडियंस में इसलिए मेजर कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेशंस की बात करें और वो कैलकुलेशन हमारा नंबर में यूज करें, बस यही एक रीजन है। एज लाइक अगर आपको कहीं पर पाई लिखा होता है तो हम उसकी वैल्यू 3.14 लिखते हैं जब हम नंबर्स के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ओके। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। वही पाई अगर मैं किसी डिग्री के साथ में लिखता तो उसी पाई की वैल्यू को मैं 180 लिखता हूँ, लेकिन जब हम नंबर्स के साथ में डील करते हैं तो उस पाई की वैल्यू को हम 3.14 यूज करते हैं। ये हमारी बेसिक्स मैथमेटिक्स है, क्लास 9th और 10th में हमने इस चीज को सीखा था, अगर नहीं सीखा था तो आज ही सीख लिए। थीटा को रेडियंस में क्यों मेजर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन हम किस में कर रहे हैं, नंबर्स के टर्म्स में, इसलिए हम इसको भी किस में मेजर करेंगे, रेडियंस के यूनिट में, ओके, ठीक है। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ रहेगा, ओके, ठीक है। तो ये रहा हमारा ओमेगा का खेल, ओके। और अगर अब मैं बात करूं कि एंगुलर एक्सीलरेशन की, एंगुलर एक्सीलरेशन जिसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा से, इसको हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा, इसको हम बेसिकली ओमेगा कहते हैं, डब्लू ना बोलना भाई, ठीक है, अल्फा। अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो डेफिनेशन शायद आप खुद से ही बना सकते हैं। अगेन क्या होगा वही डेफिनेशन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, गेटिंग, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, ओमेगा अपॉन में टी,
ठीक है। अब ओमेगा को हमने किससे मेजर किया है, ओमेगा को हमने मेजर किया रेडियन पर सेकेंड में, और नीचे क्या है ऑलरेडी 1 सेकेंड और भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इसका यूनिट होगा वो हो जाएगा मेरा रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, यूनिट ऑफ अल्फा इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एज लाइक हमारा जो एक्सीलरेशन होता था वो क्या होता था, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम किससे मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड में, और एक टाइम और भी एक्स्ट्रा है तो इसको हम क्या यूज करते हैं, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। वही सेम कहानी यहाँ पर रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके, तो थोड़ा सा आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद में हम इसके डायरेक्शन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए। ओके, ठीक है, रफ करूं मैं। ओके, सो अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि इनके डायरेक्शंस के ऊपर क्या होगा, कैसे इनका डायरेक्शन निकाला जाता है बेसिकली। तो डायरेक्शन हम स्टार्ट करते हैं थीटा से। हमने अभी यहाँ पे देखा कि अगर थीटा, थीटा क्या मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये थीटा कैसे होगा, यहाँ से ऐसे कुछ चलेगा, किसी एंगल के फॉर्मेट में चलेगा, तो ये रहा थीटा ऐसे जा रहा है। अगर ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, हमारा घड़ी कैसे चलता है, ऐसे, हम कैसे जा रहे हैं, ऐसे। ठीक है, तो हम बेसिकली ऐसे जा रहे हैं ये डायरेक्शन में। अगेन ये मेरा क्या होगा, लेंथ एल होगा, ये अगेन क्या होगा मेरा आर होगा। तो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब स्पेस में क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा। तो देखिए इसका डायरेक्शन कैसे निकालना है। आप देखिए पहले कि पहले ये कहाँ पर था, यहाँ पर था। अब आफ्टर दैट कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे इसका डायरेक्शन निकालना है तो पहले अपने राइट हैंड थंब रूल आपको पता होगा। ठीक है, देखिए कैसे यूज करते हैं हम लोग इसको, कि जहां से मैंने स्टार्ट किया वहां पर रखा, किसको रखा, अपने राइट हैंड को रखा, वहां पर रखा, और किस डायरेक्शन में गया, ऐसे। किस डायरेक्शन में गया, ऐसे। तो अंगूठा कहाँ दिख रहा है, अंगूठा आपकी तरफ दिख रहा है। इसका मतलब जो थीटा का डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, आपकी तरफ है। इसका अगर मैं रिवर्स बनाऊं, रिवर्स कैसे होगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। और हम ऐसा मानते हैं, या फिर इसी को उल्टा डायग्राम बना सकता था कि थीटा ऐसे जा रहा है। अगर थीटा ऐसे जा रहा है तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो, इस पॉइंट से। कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है। तो अपने राइट हैंड थंब को रखा इस डायरेक्शन में, जा कैसे रहा है, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की साइड में। ठीक है, इससे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर होता है। जरा अपने घर में जो फैन है, उस जो फैन है वो फैन कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, या फिर ऐसे चल रहा है। जैसे भी चल रहा है आप उसका एक इनिशियल पॉइंट मान लीजिए। मान लीजिए कि ये रहा मेरा एक फैन का ब्लेड। ठीक है, वो कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है बेसिकली, ऐसे। अगर मैं नीचे देखूं तो मुझे ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ऐसे चलता रहेगा। तो देखिए इसका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऐसे ऐसे। जो हमारे घर में अभी फैन चल रहा है वो कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है। तो ये थंब कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, नीचे की तरफ। यही रीजन है कि आपको जो हवा लग रहा है फिलहाल के लिए वो कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। ठीक है, अगर फैन रिवर्स में चलने लगे, फैन ऐसे चलने लगे, फैन का ये एक पार्ट रहा, एक ब्लेड, वो ब्लेड ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है, तो इसका मतलब आपको हवा कहाँ लगेगा, ऊपर। यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने एग्जॉस्ट फैन को बनाया है। ठीक है, इसीलिए जब एक बटन से आपने उसको स्विच ऑन कर दिया तो वो एक डायरेक्शन हवा फेंकता है, और जब उसको रिवर्स कर दिया तो वो रिवर्स डायरेक्शन में भी हवा फेंकने लग जाता है। लेकिन हमारे जो घर में पंखा होगा वो ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, आप इसे करके देखना कि इस डायरेक्शन में जब वो चल रहा है तो आपको बहुत अच्छा हवा दे रहा है इस साइड में, लेकिन जब वो रिवर्स चलेगा तो उतना अच्छा हवा उस साइड में नहीं देगा। ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है एरोडायनेमिक्स फिजिक्स का बेसिकली, कि हमने उसको एक एंगल पे प्रॉपर बेंड किया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, ओके, तो अगेन हम यहाँ पर आ जाते हैं कि थीटा का जो डायरेक्शन है कैसे निकालेंगे। इनिशियल पॉइंट कहाँ था, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे था। जब टाइम t इज इक्वल टू t पे था तो वो यहाँ पहुंच गया। डायरेक्शन कैसे गया, वो यहाँ से यहाँ गया। तो मेरा जो हाथ होगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है। ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए ये मेरा डायरेक्शन ऐसे गया। इसका डायरेक्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। इसका मतलब ये हाथ को रखा और देख रहा हूँ कि ये हाथ कैसे जा रहा है, नीचे की साइड में जा रहा है, ऐसे। ठीक है, आपको बच्चों आपका राइट हैंड यूज करना है, इसी को हम राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं।
ठीक है। इसी को हम स्क्रू लॉ से भी सीख सकते हैं कि अगर आपने कभी एक स्क्रू वॉल में टाइट किया होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, या फिर जब आप कभी किसी एक स्क्रू को वापस निकालो बाहर तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर आप देखो, सपोज कर लो कि ये इनिशियल पॉइंट अगेन है, ये मेरा फाइनल पॉइंट अगेन है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये ऐसे, कहाँ जा रहा हूँ मैं, यहां से यहां जा रहा हूँ, इसका मतलब कैसे जाऊं, यहां से रिवर्स। देखो ये थीटा का एंगल कहाँ है, थीटा का एंगल ऐसे है, थीटा का एंगल ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, कहाँ जा रहा हूँ, ऐसे, थीटा का एंगल ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, मैं भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं स्क्रू को खोलूंगा तो ये स्क्रू कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट आपकी तरफ में है, ओके, ठीक है। लेकिन अगर इस केस में करूंगा तो इस केस में देखो ये ऐसे नीचे जा रहा है तो मैं भी अपने हाथ को नीचे लेके जा रहा हूँ। यहां पर जब ये ऊपर जा रहा तो मैं भी अपने हाथ को ऊपर लेके जा रहा था, देख ले, ये ऐसे जा रहा है, ये मैं भी ऐसे लेके गया, ठीक है। यहां पर ऐसे ऐसे ऐसे, गेटिंग, ओके। जब आप ऐसे हाथ घुमाएंगे, जब आप ऐसे हाथ घुमाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, स्क्रू अंदर साइड में जाएगा। जब आप ऐसे हाथ करेंगे तो स्क्रू क्या आएगा, बाहर साइड में आएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, दोनों चीजों में से आप कोई भी एक तरीका याद रख सकते हैं, ओके, ठीक है। ये तो रहा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। अब बात आती है हमारे ओमेगा का डायरेक्शन, ठीक है। अब ओमेगा क्या होगा, बेसिकली देखो, ओमेगा के लिए हम ये सेम डायग्राम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि अब मैं ऐसे मान लेता हूं कि टाइम का भी फैक्टर ले लो, थीटा अपॉन में टी, ठीक है। तो देखो जो डायरेक्शन हमारे थीटा का होगा वही सेम डायरेक्शन हमारे ओमेगा का होगा बेसिकली, ठीक है। एज लाइक आप सभी जानते हैं कि अगर ये x मेरा एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन है आई कैप में, तो जो वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, आई कैप में, अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो, ठीक है, ठीक है। एज लाइक अब मैंने x की बात कर ली, मैंने v की बात करी, तो a का डायरेक्शन भी क्या होगा, आई कैप में। आई कैप का मतलब x डायरेक्शन, सॉरी, अगर ये x डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो देखो अगर एक्सीलरेशन में मेरा x डायरेक्शन में है जो कि पॉजिटिव x एक्सिस में है, तो मेरा वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, वो वेलोसिटी इंक्रीज होते ही जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, माइनस बना दूं, इसका मतलब अब मेरा जो एक्सीलरेशन है वो निगेटिव x एक्सिस में लग रहा है। इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी यहां पर और एक्सीलरेशन यहां पर, तो ये वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में। एज लाइक अगर मैं इस मार्कर को ड्रॉप करूं, ठीक है, तो मैं देख रहा हूं अभी इसकी स्पीड क्या है, 0 है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे भी फेंकूं तो यहां पर नीचे क्या, वेलोसिटी भी नीचे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी स्पीड अल्टीमेटली इंक्रीज होने वाली है। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंकूं, तो जैसे ही मैंने इसको ऊपर फेंका, वेलोसिटी ऊपर है लेकिन एक्सीलरेशन कहां पर है, नीचे। तो अल्टीमेटली इस मार्कर का जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे आने के बाद में 0। और हम सभी देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद में ये वापस आ जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ इनका जो एक्सीलरेशन और जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में, ओके। वही सेम कहानी यहाँ पर है कि जो डायरेक्शन थीटा का होगा वही सेम डायरेक्शन किसका होगा, ओमेगा का भी होगा, ठीक है। अगेन अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा क्या होगा, अल्फा विल बी हाउ मच, ओमेगा अपॉन में टी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये रहा ओमेगा का, जो डायरेक्शन ओमेगा का होगा वही सेम डायरेक्शन अल्फा का भी होगा, ठीक है। ये कब होगा, जब स्पीड विल इंक्रीज। अगर स्पीड को डिक्रीज होना है तो बस यहाँ पर एक छोटा सा माइनस लगा दो, तो इससे क्या मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई ओमेगा का डायरेक्शन अलग है और अल्फा का डायरेक्शन उसके रिवर्स डायरेक्शन में। इसी को अगर एक डायग्राम से हम समझे तो डायग्राम से आप ये समझ सकते हैं, इसको मैं रफ कर दो बच्चों, ये पार्ट रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक डायरेक्शन के हिसाब से समझने की कोशिश करूँ तो मान लो कि ये रहा एक सर्कल, ठीक है। अब इसके अंदर अगर ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, देख लीजिए पार्टिकल कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। यहां से ये रहा सर्कल, सर्कल में ऐसे घूम रहा है, सर्कल रहा, सर्कल, ये सर्कल ऐसे रहा, ऐसे ऐसे पार्टिकल घूम रहे हैं, जो हमारे फैन का डायरेक्शन है वही वाला, ठीक है। ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। इसका मतलब थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड में। तो इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्शन किसका रहेगा, थीटा का रहेगा डायरेक्शन, कहाँ, अबाव साइड में। ओमेगा का डायरेक्शन भी क्या रहेगा, ऊपर ही, ठीक है। और अगर इस पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब अल्फा का डायरेक्शन भी कहाँ है, ऊपर के साइड में। लेकिन अगर मैं अगले ही केस में इसका एक डायग्राम ऐसे ऐसे बनाऊं,
और मैं कह दूं कि पार्टिकल अभी भी ऐसे ही घूम रहा है लेकिन स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो स्पीड डिक्रीज कैसे होगा, थीटा का डायरेक्शन वही सेम, ओमेगा का डायरेक्शन वही सेम, लेकिन इस पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज हो रही है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वाला केस, याद है ना। तो यहां पर जो अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, वो नीचे के साइड में होगा। ठीक है, मालूम चला। इस केस में पार्टिकल की स्पीड कीप ऑन इंक्रीजिंग होते जाएगी सर्कुलर मोशन में, जब अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन क्या रहे, सेम। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, अगर अल्फा और ओमेगा एक दूसरे के रिवर्स हैं तो उसकी स्पीड विल डिक्रीज, एज लाइक हमारा लीनियर के केस में होता था। ठीक है, आई होप थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में भी ये सब चीजें क्लियर हो ही रहेंगे कि थीटा का डायरेक्शन क्या है, ओमेगा का डायरेक्शन क्या है और अल्फा का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि थीटा, ओमेगा और अल्फा क्या क्या होता है, बेसिकली इनका डेफिनेशन वगैरह हमने पढ़ लिया। ठीक है, अगर आपका इनका डायरेक्शन वगैरह क्लियर है तो अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो लीनियर पार्ट होता है और जो हमारा कह लो एंगुलर वाला पार्ट होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। जैसे हम सभी ने थीटा, ओमेगा और अल्फा पढ़ लिया। अगर मैं लीनियर की बात करूं तो लीनियर में क्या होता है, हमारा यही सब चीजें, एक्स होता है और यहाँ पे क्या होता है, वी होता है, यहाँ पे क्या होता है, ए होता है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूं भाई, लीनियर है। अगर मैं यहाँ पर कह दूं एंगुलर है, ठीक है, एंगुलर का मतलब ये एक्स किस में कन्वर्ट, थीटा में, ये भी किस में कन्वर्ट, ओमेगा में, ये ए किस में कन्वर्ट, अल्फा में। ठीक है, जरा ध्यान से देखना यहाँ पर एक चीज और भी, हमारे पास में ये इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये इक्वेशन कहां पर ट्रू होता है, लीनियर वाले केस में ट्रू होता है, जब उसकी बॉडी के पास में इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन वगैरह हो। तो इस इक्वेशन को मैं यहां भी तो लिख सकता हूं, तो कैसे लिखेंगे, ये रहा फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए ओमेगा, तो ओमेगा एफ, ठीक है, इज इक्वल टू ये यू इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा आई इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल वाली, ठीक है, प्लस एक्सीलरेशन का मतलब अल्फा और टी का मतलब तो भाई टी होता है, टाइम तो हर जगह टाइम ही होता है। तो ये वाला इक्वेशन कन्वर्ट हो गया इसके अंदर। तो जब मैं लीनियर की बात करूंगा तो मैं ये इक्वेशन सॉल्व करूंगा, यही वैल्यूज को लूंगा, लेकिन जब मैं एंगुलर की बात लूंगा तो ये वाले इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा। ठीक है, अगेन यहां पर एक फॉर्मूला और भी होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो ये एस, एस क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई, और ये टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। ओके, लास्ट इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, v स्क्वायर बोले तो ओमेगा एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई का स्क्वायर प्लस क्या आएगा बताइए, 2 अल्फा और थीटा। ओके, ठीक है, तो ये जो हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन रहा लीनियर के मोशन में, ठीक है, वही हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन आ गया किसके अंदर, एंगुलर के केस में। ओके, यहाँ पर चीजें थोड़ी सी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चेंज हो गई। ठीक है, मालूम चला। अब बच्चों, अब हम जो क्वेश्चंस यहाँ पर करते थे लीनियर के केस में, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर कर सकते हैं, बस एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, और कुछ भी नहीं। ओके, ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, मैं रफ कर दूं। ठीक है, अब बच्चों इसके ऊपर हम क्वेश्चंस का निलायक हो चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको सबका यूनिट वगैरह बता दिया, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, सब कुछ मैंने बता दिया। एक छोटा सा चीज जो कि रिमेनिंग है, वो ये रिमेनिंग है कि सर हम कब कहें कि बॉडी सर्कुलर मोशन में है, हम कब कहें कि बॉडी रोटेशनल मोशन में है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर कैसा होता है कि अगर कोई बॉडी, जैसे अगर मैं कब कहूँ कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तो मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ कि सर्कुलर मोशन का मतलब अगर कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल है, वो किसी पॉइंट के अराउंड, एक छोटा सा पार्टिकल, एक पार्टिकल की बात मैं कर रहा हूँ, एक छोटा सा पार्टिकल एक एक्सिस कह लो या फिर एक पॉइंट के अराउंड में गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो मैं इसको कह दूंगा कि हाँ भाई ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर मेरे पास में एक पूरी बॉडी है, एक बॉडी का मतलब उसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अगर वो किसी एक्सिस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है या फिर घूम रहा है, तो उस चीज को मैं कहूंगा कि वो क्या कर रहा है,
रोटेशनल मोशन कर रहा है। अब जहां कहीं पर भी रोटेशनल मोशन होता होगा वहां पर ये फॉर श्योर है कि क्या होता होगा, सर्कुलर मोशन होता होगा। लेकिन जहां कहीं पर भी सर्कुलर मोशन होगा वहां पर ये फिक्स नहीं होगा कि वो बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है या फिर नहीं कर रही है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल कुछ, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे घर का फैन, ठीक है। अगर मैं अगेन फैन का एग्जाम्पल लूँ तो ये रहा फैन, ठीक है। अगेन ये रही उसकी ब्लेड्स। अब ये रहा सेंटर, ठीक है। अगर अब देखो आप सभी जानते हो कि इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जो कि इन्फिनिटी होंगे। मैं किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लेता हूं, मैं इस पार्टिकल को पकड़ लिया, ये पार्टिकल मेरा P है, ठीक है। ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस के अराउंड में या फिर इस पॉइंट के अराउंड में क्या कर रहा है, जब ये ऐसे घूमेगा, फैन ऐसे घूमेगा तो ये क्या करेगा, बेसिकली ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, देख रहे हैं। वैसे ही हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टिकल हो। वो क्या कर रहा है, इस एक्सिस या फिर इस पॉइंट के अराउंड में क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। यहाँ पे भी कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लो, ठीक है। खाली वो सेंटर वाला जो पॉइंट होगा एकदम, अगर सेंटर में जाके बात करें तो वो सेंटर वाला पार्ट खाली घूम नहीं रहा है, लेकिन बाकी हर एक चीज उस पर्टिकुलर सेंटर के अराउंड में क्या कर रहा है, गोल गोल रिवोल्यूशन कर रहा है। इसका मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं सेंटर को छोड़ के, जितने भी यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट है, वो सब क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं रोटेशनल मोशन की, तो फैन को एक कंप्लीट बॉडी मानो और अब समझो कि पूरी बॉडी एक एक्सिस के अराउंड में क्या कर रही है, घूम रही है। पूरी फैन की बॉडी एक एक्सिस के अराउंड में घूम रही है। तो ये जब पूरी बॉडी की बात मैं करूंगा तो उसको मैं कहूंगा रोटेशनल मोशन। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारा अर्थ। अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो मैं इसको क्या कहता हूं, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन इस ये जो भी हमारा अर्थ है इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो वो सब उसी सेम एक्सिस के अराउंड में क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, एक और एग्जांपल, ये रहा मेरा सन, एक पार्टिकल, ये रहा मेरा अर्थ, एक पार्टिकल। ये जो अर्थ है ये क्या कर रहा है, अब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अराउंड दी सन। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। मालूम चल रहा है कि रोटेशनल मोशन क्या होता है और सर्कुलर मोशन क्या होता है। रोटेशनल मोशन के हर एक पार्टिकल, अगर कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसके हर एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड में कह लो या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड में रिवॉल्व करेंगे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो बॉडी रोटेशनल मोशन करता ही होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। बट ये फॉर श्योर है कि अगर बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो इसका मतलब वो सर्कुलर मोशन तो हो ही रहा है उसके अंदर, ठीक है। वही वाला एग्जांपल ले लो अगेन, ये रहा सन, ये रहा अर्थ। अगर यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो रहा है, मैंने दोनों को एक पॉइंट पार्टिकल माना, मैंने इन सबको एक पार्टिकल मान लिया, इसको एक पार्टिकल मान लिया, तो ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो क्या इसके अंदर रोटेशनल मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, अगर मैं इस अर्थ को n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मानता हूं तब मुझे मालूम चलता है कि हाँ भाई ये क्या कर रहा है, अपने अराउंड भी घूम रहा है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, और इसीलिए उसके साथ साथ क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, ठीक है बच्चों। आई होप ये थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और भी दे सकता हूँ, वो है जो हमारे व्हीकल्स में व्हील लगा होता है, पहिया जिसको हम कहते हैं, चक्का जिसको हम कहते हैं, ठीक है। वो जो पहिया है, वो जो व्हील है, वो भी क्या कर रहा है, गोल गोल ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, एक बॉडी है, उस चीज को समझो एक बॉडी, तो वो पूरी बॉडी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, और उसके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, समझ गए थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर इतना आप समझ गए हो तो मुबारक हो भाई, अब आप थोड़े से क्वेश्चंस करने के लायक हो चुके हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा एक पार्ट और भी आप देख लो, जो कि हम वापस इस थीटा पे आ जाते हैं, ठीक है। याद है मैंने वो फैन वाला क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि कहाँ पर सबसे ज्यादा चोट लगेगा, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर,
आ चुका है आप लोगों को? अगर आ चुका है तो भाई बताओ मुझको भी कि हाँ सर आ गया मुझे, ठीक है। तो ठीक है, याद करो जो मैंने ये लिखा था L/R, ये वही वाली कहानी है। थीटा कहाँ से आया था भाई? यहाँ से आया था, ठीक है। ये L था, ये R था, ओके, ठीक है। अगर जरा आप ध्यान से देखो तो अगर ये एंगल बहुत ही छोटा हो, ठीक है, तो हम इसको एज ए स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। क्यों? क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल। तो ये बेसिकली क्या है? एक टाइप का लेंथ है। कौन सा लेंथ है? क्योंकि इसको हमने क्या माना? एक स्ट्रेट लाइन माना। कब? जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब, स्ट्रेट लाइन का मतलब लीनियर मोशन, लीनियर डिस्टेंस, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं इसको कह सकता हूं कि L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा? अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं लीनियर डिस्टेंस कह लो, ठीक है। ये थीटा क्या होगा? थीटा इज एंगुलर, एंगुलर डिस्टेंस कहो, डिस्प्लेसमेंट कहो, डिस्टेंस यूज मत किया करो, डिस्प्लेसमेंट ही कहो, ठीक है। ऑल दो आप उसके डायरेक्शन की बात कर रहे हो चाहे मत कर रहे हो, ठीक है। अगेन आर इज व्हाट? रेडियस, ठीक है सर। इससे क्या मालूम चलता है? इससे हमको ये मालूम चलता है कि लीनियर और एंगुलर में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? कि एंगुलर वाले को जस्ट आर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? लीनियर चीजें मिल जाएंगी। अब इसका यूज क्या हो सकता है? इसका यूज ये हो सकता है, जरा टाइम से डिवाइड करो दोनों साइड को। ये एलएचएस, ये एलएचएस, अगर मैं इसको भी टाइम से डिवाइड करता हूँ, ये भी टाइम से डिवाइड करता हूँ, तो इक्वेशन तो वही रहने वाला है। क्यों? मैं इक्वेशन में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस मैं दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ? टाइम से मल्टीप्लाई करो। हमारी मैथमेटिक्स हमको ये चीज अलाउ करती है, ठीक है। तो अगर मैं L/T कर रहा हूँ और यहां से देख रहा हूं तो क्या आएगा? थीटा इंटू आर अपॉन में टी, ठीक है। जरा समझो कि ये जो L/T है ये क्या है? लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये L थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा, ठीक है। वैसे ही तो ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। समझ रहे मेरी बात? तो यहां से चलो ये तो बन गया वेलोसिटी। अब यहां पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर थीटा को भी मैं चाहे तो टी से डिवाइड कर सकता हूँ या तो मैं R/T भी कर सकता हूँ। तो जो मैं लूंगा वो लूंगा थीटा/टी वाला। क्या कोई मुझे ये बता सकता है? चलो पहले मैं लिख लूँ थीटा/टी। थीटा/टी याद है क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच? थीटा/टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? थीटा/टी इज व्हाट? ओमेगा इंटू आर। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने थीटा को ही टाइम क्यों दिया? मैं चाहता तो R/T भी तो लिख सकता था। क्वेश्चन समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज लाइक यहाँ पर तो एक ही टर्म था L/T जिसको मैंने V लिख दिया, लेकिन मैं थीटा/T भी तो लिख सकता था, ठीक है। थीटा/T तो मैंने लिख दिया है, दैट इज ओमेगा, लेकिन मैंने R/T को क्यों नहीं काउंट किया? क्या R/T मुझे कुछ क्वांटिटी दे सकता था? अगर मैं R/T लिखता तो क्या मैं उसको वेलोसिटी लिख सकता था? अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो भी वेल एंड गुड, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर सीखने आए, हम यहाँ पर जज करने नहीं आए, हम यहाँ पर सीखने आए। चलो आ जाओ सीखते हैं। तो मैंने थीटा को टी इसलिए दिया क्योंकि थीटा इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट आर इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई यहाँ पर जो आर है वही आर यहाँ पर होगा, वही आर यहाँ पर होगा, वही आर यहाँ पर, वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, वही आर और भी आगे लेके चले गया तो फिर आर इज फिक्स। इसका मतलब आर क्या है? एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अपॉन टाइम कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कंडीशन क्या है? थीटा भी चेंज हो तो टाइम भी चेंज हो, तो ये दोनों मिलकर क्वांटिटी मुझे ओमेगा देती है, इसीलिए मैंने थीटा/टी लिखा, ठीक है। और यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में ये एल चेंज हो जाता। कैसे? पहले जब एल यहाँ से यहाँ तक था तो एल इतना था, फिर यहाँ से यहाँ तक एल इतना बड़ा हो गया, अगेन यहाँ तक, अगेन यहाँ तक। मालूम चल रहा आपको? ठीक है, समझे आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो यहां से हमको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल रहा है। वो रिलेशन ये मिला कि थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा इंटू आर। सॉरी यहाँ पर गलती लिख दिया मैंने, ठीक है। वो है बेसिकली v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। आप इसी चीज को आगे चल के ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच? v/r। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगेन मेरे पास में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में ये हमारे काम आने वाला है, ठीक है। अभी और भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं अगेन इसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो अगेन क्या हो जाएगा? v/t इज
ए एक्सीलरेशन कौन सा वाला, लीनियर वाला। अगेन ओमेगा बाई टी इज हाउ मच, अल्फा इंटू आर। यहां से क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो अगेन हम यहां से देख सकते हैं कि लीनियर एक्सीलरेशन उसके किसके साथ में रिलेशन में है, सॉरी एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ में। ओके समझे। अब ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, अब इसी से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मुझे फैन में पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर या फिर पॉइंट सी पर कहां पर सबसे ज्यादा चोट लगेगी। तो हम उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये पार्ट आप लिख लीजिए, मैं इसे रफ करने जा रहा हूं। ओके डन, ठीक है। सो देखिए हम लोग को रिलेशन क्या मिला यहां से कि L इज इक्वल टू वॉट, थीटा इंटू आर। यहां से क्या मिला, V इज इक्वल टू वॉट, ओमेगा इंटू आर। यहां से क्या मिला, A इज इक्वल टू वॉट, अल्फा इंटू आर। हमारे जो काम का है वो ये काम का है। ठीक है, अगेन वही सेम एग्जांपल, ये रहा फैन, ये रहा मेरा उसके ब्लेड्स। ठीक है, मैंने लिया था पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ओके, अब ये जो पॉइंट है बेसिकली, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये रहा मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस ले लो r1, यहां से ये डिस्टेंस होगा r2 और यहां से ये डिस्टेंस होगा r3। मालूम चला आप लोगों को? ठीक है, और ये रहा डिस्टेंस r1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा मेरा लीनियर वेलोसिटी, ये रहा मेरा ओमेगा और ये रहा मेरा r। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो ये जो फैन है उसका ओमेगा इज फिक्स्ड, ओमेगा इज फिक्स्ड, ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी इज फिक्स्ड। कैसे सर? ठीक है, देखते हैं ओमेगा क्या होता है। ओमेगा इज थीटा बाई टी। ठीक है, जरा समझो इस ए पॉइंट के बारे में। अगर मैं कहूं ये ए पॉइंट यहां से यहां तक, सपोज करो यहां से यहां तक 1 सेकंड में उसको आना है। इस पॉइंट ए से लेकर अगेन इस पॉइंट ए पर 1 सेकंड में उसको आना है, तो उसने कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर किया, 2 पाई। परफेक्ट है, यस। तो उसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई अपॉन में टाइम कितना लगा, 1 सेकंड। अल्टीमेटली क्या कह दो, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। यही क्या है, इसका स्पीड है। किसकी स्पीड है, एंगुलर स्पीड की। ठीक है, अब अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो भाई जरा ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ए, पॉइंट बी यहां से यहां तक है। बट ये डिस्टेंस कितना है सर, ये डिस्टेंस 2 पाई है। एंगल के फॉर्मेट में बात करो, एंगल के फॉर्मेट में, अगर मैं एंगल के फॉर्मेट में बात कर रहा हूं तो ये डिस्टेंस ही मेरा क्या है, 2 पाई। थीटा इज व्हाट, थीटा इज 2 पाई, थीटा अपॉन टी। ओमेगा इज व्हाट, थीटा अपॉन टी। तो यहां पर आप समझो कि अगर मैं बी वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो अगर एंगल के फॉर्म में बात कर रहा हूं ओमेगा के बारे में, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, कौन सा डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, दैट इज 2 पाई। अगेन टाइम कितना लगा होगा, जरा समझो। टाइम भाई यहां से लेकर के यहां तक लगा होगा। ये आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, टाइम कहां से कहां तक लगा होगा, यहां से लेकर के यहां तक। टाइम तो 1 ही सेकंड लगना है, जितना इसको लगा होगा उतना ही इसको लगा होगा। तो अगेन उसका भी ओमेगा क्या आया, कांस्टेंट। अगर ये भी मैं कह दूं कि अगर इसके बारे में भी सर्कल बनाओ तो ये भी आपको क्या मिलेगा, वही सेम कहानी। एंगल कितना कवर कर रहा है, 2 पाई, और टाइम इज अगेन फिक्स्ड। ठीक है, टाइम अगेन फिक्स्ड है, तो इसका मतलब उसका भी ओमेगा क्या होगा, सेम। लेकिन जरा आप यहां पर ध्यान रखो एक बात का, वो ये बात है कि अगर मैं एंगुलर के फॉर्म में बात कर रहा हूं तब तो बात ठीक है सर, 2 पाई 2 पाई 2 पाई सभी कवर कर रहे हैं। चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, छोटा सा ये पॉइंट लो, ये भी क्या कर रहा है, 2 पाई कवर ही कर रहा है। लेकिन अगर मैं लीनियर के बारे में बात करूं तो मुझे पता है इसका 2 पाई आर दैट इज सर्कमफरेंस अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा सबसे ज्यादा। तो अगर मैं 2 पाई आर के टर्म्स में बात करूं, सर्कमफरेंस के बारे में बात करूं, डिस्टेंस के बारे में बात करूं, तो मुझे मालूम चलेगा कि भाई यहां से लेकर के यहां तक इसने डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर किया, लेकिन टाइम इज लिमिटेड। उसको डिस्टेंस कवर करना है इतना बड़ा, लेकिन टाइम इज फिक्स्ड, टाइम इज लिमिटेड, 1 सेकंड के अंदर ही। और कोई दूसरा पार्टिकल जिसको छोटा सा सर्कल कंप्लीट करना है, अगेन टाइम इज फिक्स्ड। तो अगेन अगर ये जो सर्कमफरेंस है अगर ये छोटा लेंथ का है तो क्या होगा,
इसको टाइम फिक्स दिया तो ये अपनी स्पीड बहुत आराम से चलेगा तो कवर कर लेगा। लेकिन जो बड़ा वाला सर्कल है उसको क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है लेकिन टाइम इज फिक्स्ड, तो उसको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। तो बड़े वाले सर्कल को अपनी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक ही सेकंड दिया है, एक ही सेकंड में इसको यहां से लेकर के यहां तक आना है। आप समझ गए बच्चों मैं क्या कह रहा हूं। एक ही सेकंड में इसको यहां से लेके यहां तक आना है, एक ही सेकंड में इसको यहां से लेके यहां तक आना है, एक ही सेकंड में इसको यहां से लेके यहां तक आना है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि भाई इसका जो 2 पाई आर है वो बहुत कम है, इसका 2 पाई आर थोड़ा सा ज्यादा है, इसका 2 पाई आर और ज्यादा है। तो यहां से क्या मालूम चलेगा, यहां से ये मालूम चलेगा कि इसको अपनी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर आप ये रिलेशन ध्यान से देखो तो हमने अभी अभी यहाँ पे ये प्रूफ किया कि हाँ v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, जहां से ये ओमेगा इज व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस R1 की बात करूं, ये रहा R1, ये रहा R1, तो यहां से डिस्टेंस छोटा सा डिस्टेंस है तो उसकी वेलोसिटी क्या कुछ आएगी। अगर मैं R2 की बात करूं तो v2 इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इंटू R2, R के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगेन v3 की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू R3, अगेन R3 इज द लार्जेस्ट वन, सबसे बड़ा है वो। इसका मतलब उसका स्पीड क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि आप पॉइंट ए पर अपने हाथ को रखो तो आपको थोड़ा सा चोट लगेगा, पॉइंट बी पर अपने हाथ को रखो तो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, पॉइंट सी पर तो भाई कट के निकल जाएगा। ठीक है। आई मीन इसको घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है बट सोचना है इसके बारे में। ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर अभी भी आपको इस फील्ड में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, चलेगा। ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ये आपको याद हमेशा होनी चाहिए। ठीक है। और कैसे आते हैं ये भी याद हो तो ज्यादा बेहतर है। ओके, ठीक है, समझ गए। चलो इसको मैं रफ करता हूं, आप लिख लो इसको वीडियो पॉज करके। ओके, ठीक है। तो अब हम बेसिकली जा रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए। कहाँ जाएं, कहाँ, यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास में काइनेमेटिक इक्वेशन तो आ चुकी है। ठीक है। तो सबसे पहले कोई क्वेश्चन मैं देता हूँ, कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन, जस्ट एक कॉन्सेप्ट को हमको अंडरस्टैंड करना है कि इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे। ठीक है। तो हम एक सिंपल से फैन के एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। तो फैन का एग्जांपल मैं कैसे लेता हूँ कि सपोज अभी मेरे जो घर का फैन है वो बंद है। ठीक है। कब बंद है, जब टाइम t इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो ओमेगा आई है वो क्या है, 0। ओमेगा इज व्हाट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या है अभी 0। कब, जब टाइम t इज इक्वल टू भाई क्या था, 0 था। ओके। जब मैंने चालू कर दिया पंखे को तो मैं देख रहा हूं जो ओमेगा एफ है, पंखा बंद था, मैंने बटन चालू किया, जैसे ही बटन चालू किया अब पंखा स्टार्ट हुआ चलना, ऐसे 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 और ऐसे, उसने अपनी फुल स्पीड पकड़ ली। ठीक है। जो फुल स्पीड पकड़ ली तो मैंने देखा ओमेगा एफ कितना हो गया, कुछ भी ले सकते हो आप, ले लो 20। अब यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड कह लो। ठीक है। तो इसको रेडियन पर सेकेंड ले लो। ओके। और टाइम कितना था, टाइम मैंने देखा यहां से यहां तक, जब मैंने टाइम देखा तो 10 सेकेंड का टाइम लग गया। ओके, ठीक है। ओके। अब आपको पता करना है कि ए क्या होगा, ए इन द सेंस अल्फा क्या होगा, अल्फा इज हाउ मच, अल्फा इज हाउ मच, एज वेल एज अगर मैं आपसे पूछ लूं कि उसने थीटा कितना कवर किया होगा, मतलब कितना एंगुलर डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। ठीक है, मालूम चला आपको। ठीक है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बनाना है तो आप इसको 200 रेडियन कर लीजिए। ठीक है, समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, पहले मुझे निकालना क्या है, अल्फा। ठीक है। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या होती है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, क्वेश्चन समझा ना, क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि मेरे घर का जो पंखा है, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, जब टाइम स्टार्ट कर रहा था मैं, तो देखा कि वो आराम से रुका हुआ था। जैसे ही मैंने बटन बंद चालू किया वैसे ही मैंने देखा टाइम 10 सेकंड हो गया और वो अपनी फुल स्पीड पे आ गया। फुल स्पीड मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 200 रेडियन पर सेकंड की स्पीड उसने अचीव कर लिया। तो मैं देखना चाहता हूं कि भाई ऐसा क्या उसके ऊपर एक्सीलरेशन लगा कि उसने अपनी स्पीड इतनी हाई कर ली, और एज वेल एज उसने कितना थीटा कवर किया होगा, थीटा कितना कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चला, वो थीटा का चला, थीटा इन द सेंस पाई चला, 2 पाई चला, या फिर उसके कुछ बीच का चला। ठीक है, हमको वो देखना है। ओके, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास में इक्वेशन है कौन सा, ओमेगा इज इक्वल टू
ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, याद है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अगेन कहानी वही चीज है, तो कैसे लिखे 200 इज इक्वल टू ये कितना है 0 प्लस अल्फा, पता करना है सर। ठीक है, टी और टाइम दे के रखा है कितना 10 सेकेंड, इसका मतलब 10। इसका मतलब यहां से जो आएगा वो आएगा 200 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ अल्फा। अल्फा मुझे निकालना था, वो कितना आया 200 अपॉन में 10, देख रहे हो, तो ये आ गया आपको 20 क्या रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये आया अल्फा। अल्फा क्या आया पॉजिटिव, इसका मतलब स्पीड तो इंक्रीज हुई थी, वही हमने देखा। ठीक है, कि अगर अल्फा पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है कि स्पीड तो इंक्रीज हुई। हाँ तो भाई स्पीड इंक्रीज हुई है। ठीक है, समझ गए। ओके, अल्फा निकल चुका है, तो अल्फा लिखा जाए 20 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें थीटा निकालना है, तो थीटा निकालते हैं। थीटा कहाँ से निकाले, अब हमारे पास में सेकंड इक्वेशन भी है, हमारे पास में थर्ड इक्वेशन भी है, आप जो चाहे वो यूज कर लो, हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं। तो वहां से क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी, याद है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो आपको याद वही करना है, लेकिन जब आप माइंड में लिखो तो आपको पता होना चाहिए क्या लिख रहे हो आप लोग। ठीक है, अगेन थीटा निकालना है, वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहां से क्या आएगा भाई, ये तो 0 इंटू टी, ठीक है, अगेन प्लस हाफ इंटू अल्फा कितना है 20, यस 20 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हाफ इंटू ये 2 से 2 गया 10 हो गया, और ये 10⁻³ हो गया, या फिर हाँ 10⁻³, तो इसको हाफ लिखने की जरूरत नहीं अब यहाँ पर। तो ये हो गया बेसिकली 10⁻³ और 10⁻³ इज हाउ मच 1000। ये 1000 इसका यूनिट क्या होगा रेडियन। ओके, समझ गए। तो थीटा कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू 1000 रेडियंस। ओके, समझ गए। अगर यहीं पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि उसने कितना नंबर ऑफ टर्न्स कंप्लीट किया होगा, जैसे फैन चला, यहां से फैन था, ठीक है, फैन जैसे चालू हुआ वैसे ऐसे 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 वो चलना स्टार्ट कर दिया, तो उसने कुछ तो राउंड भी कंप्लीट किया होगा ना, जैसे यहां से लेके ऐसे 1 राउंड कंप्लीट, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, ऐसे। तो उसने कितना राउंड कंप्लीट किया वो हमके निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या कर दो इसी को बस 2 पाई से डिवाइड कर दो। तो कैसे पता सर 2 पाई से डिवाइड करना है, क्योंकि देखो अगर ये यहां से स्टार्ट हुआ तो यहां से लेके यहां तक जब वो 1 राउंड कंप्लीट करेगा तो इसी को मैं थीटा के टर्म्स में क्या कहूंगा 2 पाई रेडियन इसने कवर कर लिया। अगेन जब ये यहां से यहां पहुंचा तो अगेन मैं क्या कहूंगा 4 पाई इसने कवर कर लिया, थीटा इज इक्वल टू 4 पाई रेडियंस। अगेन 6 पाई, 8 पाई, ठीक है। तो ये थीटा आया, तो मुझे मालूम चल रहा है कि अगर मुझे नंबर ऑफ टर्न्स पता करना है, नंबर ऑफ टर्न्स, या फिर इसी को मैं कहता हूं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा बेसिकली, क्या कर दो थीटा अपॉन में 2 पाई कर दो। तो यहां से आपको मालूम चल जाएगा कि नंबर ऑफ टर्न्स उसने कितना कवर किया होगा। तो क्या आएगा अल्टीमेटली, जस्ट इसको डिवाइड कर दो, तो ये रहा 1000 अपॉन में 2 पाई, और यहां से 2 गया 500, और अगर हम इसको करना चाहें तो आराम से वैल्यूज पुट करके कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, अब इसकी यूनिट क्या रहेगी, इसकी यूनिट रहेगी सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्यूशन, इतना रिवॉल्यूशन उसने कंप्लीट किया होगा। ठीक है, समझ गए बच्चों। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और भी देखते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, ठीक है, रफ करूं, ओके। अब अगेन मैं एक दूसरा क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कुछ ये है कि ओमेगा आई हमको दे के रखा है, दैट इज 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। या फिर इसका यूनिट आप चेंज कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है, हमको और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिख जाएंगे। यूनिट में लिख रहा हूं RPM इतना, और चाहो तो पाई हटा दो, चाहो तो पाई रहने दो, मेरा मानना है कि आप पाई रहने दो, और यहां से हो गया 10 पाई RPM,
ठीक है। आपको निकालना है कि ये सब जो हुआ, देखो जब वो इनिशियल में था, जो हमारा फैन था उसके पास में इतना आरपीएम था, ठीक है। अगर आपको पाई कंफ्यूज कर रहा है तो आप पाई निकाल सकते हो, आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा बेसिकली, और कुछ नहीं। और टाइम सपोज कर लो वही ले लो, 5 सेकेंड लग गया। पहले वो फास्ट चल रहा था, अब वो स्लो चल रहा है, ठीक है। मालूम चल रहा है आप लोग को, या फिर मैं पाई हटा दूं? ठीक है, चलो मैं पाई करके करता हूँ, आफ्टर दैट आप पाई हटा कर देना, वही आएगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ रहा है बेसिकली कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम इतना लग गया, तो हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है थीटा। ओके, ट्राई करिए जरा, वीडियो को पॉज करके थोड़ा ट्राई करिए, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, सबसे पहले तो ये जो आरपीएम, सर आपने आरपीएम क्या लिख दिया है? आरपीएम क्या होता है? हम तो जानते हैं ओमेगा का जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकेंड होता है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो मैंने आरपीएम लिखा हुआ है, इस आरपीएम का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो पहले तो लिखूँ 20 पाई, आफ्टर दैट राउंड, राउंड का मतलब एक राउंड में कितना होता है? 2 पाई, तो इसको मल्टीप्लाई करो किससे? 2 पाई से। अगेन राउंड पर का मतलब डिवाइड अपॉन में मिनट, तो एक मिनट में कितना टाइम होता है, कितना सेकंड होता है? 60, तो ये हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करने में जो भी आएगा वो होगा हमारा रेडियन पर सेकेंड। ओके, जरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अगेन 0 से 0 जाएगा, यहाँ से एक बच जाएगा हमारे पास में 3, और ये एक 2 गया। ओके, तो यहाँ से आ रहा है कुछ 2 पाई स्क्वायर अपॉन में 3, ये हमारा क्या हुआ? रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओके, अगर मैं इसको भी कन्वर्ट करूँ तो कन्वर्ट करके क्या होगा? 10 इंटू 10 पाई इंटू 2 पाई अपॉन में 60, कैसे? राउंड पर मिनट। ओके, तो यहाँ से क्या कैंसिल होगा? सिर्फ 0 कैंसिल होगा, बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई स्क्वायर अपॉन में व्हाट? 6, ठीक है। तो अगर x को भी सॉल्व करना चाहो तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये पार्ट 2 और ये 3 1 3, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इसको आगे चल के कैसे लिख सकते हो? पाई का स्क्वायर अपॉन में 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। क्या ये थोड़ा सा क्लियर है? ओके, बस अब हमको निकालना क्या? थीटा निकालना है। तो थीटा कहाँ से निकाल सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन हमको अलाउ करता है थीटा के लिए? बिल्कुल भी नहीं। सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ही हमको अलाउ करता है थीटा फाइंड आउट करने के लिए। तो हम जरा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं कहीं पर लिख दूं, कहाँ पर लिख दूं? सोल्यूशन में लिखता हूँ कि मैं सपोज सेकंड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। तो सेकंड इक्वेशन क्या कहता है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई एफ ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे सर थीटा निकालना है। ठीक है, निकालो भाई। ओमेगा आई सर पता है, ठीक है। टी पता है, हाफ नंबर है, अल्फा सर अल्फा नहीं पता है, ठीक है। अगेन टाइम तो पता है। एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल, पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा अल्फा। जैसे ही अल्फा निकला उस अल्फा को यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम अल्फा निकालते हैं। अल्फा कैसे निकाले? फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है भाई? ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। वैल्यूज पुट करो। वैल्यूज पुट करने पर भी क्या आएगा? ओमेगा एफ 10 पाई, ओमेगा आई कहाँ गया? यस 20 पाई, और ये प्लस अल्फा पता करना है सर, टी 5 सेकेंड इंटू 5 सेकेंड, ठीक है। सॉल्व कैसे होगा? इसको उठा के यहाँ फेंको, तो ये हो जाएगा -10 पाई इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ अल्फा। अगर मैं यहाँ से अल्फा निकालू तो अल्फा क्या आ जाएगा? ये 5 यहाँ पर गया, डिवाइड हो गया, तो बचेगा क्या? -2 पाई रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली क्या बात है कि अल्फा किस में आ रहा है? नेगेटिव। अरे ये ट्रू भी है, कैसे? क्योंकि पहले स्पीड ज्यादा था, अब स्पीड कम हो गया। ब्रेकिंग किया ना, अगर मैं कोई भी गाड़ी चला रहा हूं, मेरी स्पीड पहले ज्यादा थी, ठीक है। अब मैंने ब्रेक मार के अपनी स्पीड कम कर ली, इसका मतलब मैंने क्या अप्लाई किया? नेगेटिव एक्सीलरेशन, ब्रेकिंग अप्लाई किया, उसी को हम नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ भी अल्फा क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब हमने रोका, समझ गया ना? बस
अब हमको थीटा निकालना है, तो थीटा के लिए अगेन वही कहानी, ओमेगा आई टी प्लस अल्फा आई अल्फा टी का स्क्वायर। बस पुट कर दीजिए, थीटा निकालना है। ओमेगा क्या है, रखी वैल्यूज क्या आएगा, ओमेगा आई 20 पाई इंटू टाइम इज 5 सेकेंड प्लस हाफ अल्फा। अल्फा इज व्हाट, जो अल्फा है वही रखना, ठीक है। ये नहीं कि सर माइनस हटा दूं, नहीं, माइनस लेना आपको, -2 पाई और इंटू टी का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5। बस अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 से ये 2 चल जाएगा, बचेगा क्या, ये हो जाएगा 100 पाई प्लस यहाँ पे क्या बचेगा पाई और ये 25 -5 -25 पाई। इसका मतलब कितना बच रहा है, यहां से करो जरा, कितना आ जाएगा 75 पाई। और ये किस में आएगा, रेडियंस में। कैसे पता सर रेडियंस में, क्योंकि हमने सबको किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन पर सेकेंड में। तो यहां से जो थीटा आया वो थीटा आ गया 75 टाइम्स ऑफ पाई इंटू रेडियंस। ओके, ठीक है। अब अगर यहां से भी वही सेम क्वेश्चन पूछ लेता कि फाइंड आउट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो क्या आता वो, अगेन थीटा अपॉन में 2 पाई, ठीक है। तो उसने कितना थीटा कवर किया, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आराम से। तो क्या आ जाएगा वो, थीटा इज हाउ मच, 75 पाई। तो 75 पाई अपॉन में 2 पाई, यहां से यहां पर गया कैंसल, और इसको भी कैंसिल करने की कोशिश करें तो ये जाएगा 2 3 बचा 1, तो यहां से कितना आ जाएगा 3 1 7, तो 2 है तो 7, अगेन 0.5, ठीक है, मालूम चल रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इसने 37.5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, ठीक है, मतलब 37 पूरा राउंड कंप्लीट किया। और उसके बाद में क्या कंप्लीट किया, हाफ सर्कल जिसको हम पाई भी कहते हैं, पाई रेडियन भी कहते हैं, उसने वो भी कवर किया। इट्स लाइक यहां से लेके यहां तक उसने एक्स्ट्रा कवर किया, इसी को हम क्या कहते हैं, पाई या फिर 0.5 पाई, ओके, या फिर हाफ रिवॉल्यूशन कह लो एक तरीके से, ठीक है। मालूम चला, क्वेश्चन आसान था, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको भी, ठीक है, रफ करूं, ओके। बच्चों ध्यान देना, ये ऐसा क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है फॉर 2 to 3 मार्क्स, और हाँ ये कभी कभी नीट में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। बस क्वेश्चन का लेवल जो होगा थोड़ा सा अच्छा होगा। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, ये जो मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग को ये सब चीजें आ गई तो आप वो क्वेश्चन भी कर ले जाओगे, ठीक है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, आफ्टर दैट हम एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। सो छोटा सा क्वेश्चन क्या ले लूं, आप ही कुछ बताओ मुझे। ओमेगा आई ले लो, सपोज 30 रेडी। अब आईपीएस ले रहा हूँ, आईपीएस क्या है अभी बताता हूँ। ओमेगा एफ क्या है, 0 है। आपको टाइम मैंने दे दिया, अगेन 20 सेकेंड दे दिया, ठीक है। और आपको अगेन वही निकालना है थीटा, कि थीटा कितना होगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, सर व्हाट इज आरपीएस। सॉल्यूशन के लिए आरपीएस का मतलब होता है राउंड पर सेकेंड, राउंड पर सेकेंड। इसका मतलब 30 इंटू राउंड, राउंड का मतलब 2 पाई पर सेकेंड, सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, तो मतलब 1 सेकेंड, मतलब अल्टीमेटली यही आने वाला है। तो आप इसको लिख सकते थे 60 पाई, अब ये हो जाएगा आपका रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, आपको थीटा किस में भी दिया रहे, या फिर थीटा दिया रहे, या फिर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी दिया रहे, या फिर एंगुलर एक्सीलरेशन दिया रहे, कैसे भी दिया रहे, आपको बस उसको हमेशा कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन पर सेकेंड्स में, ओके, ठीक है। इसको तो कहने की नीड ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है 0। तो ये कौन सी कहानी चल रही है, ये आई थिंक वो कहानी चल रही है कि जब फैन चल रहा है और हमने कहा कि हमको क्या लग रही है, ठंडी लग रही है, तो हम क्या करते हैं, फैन को बंद कर देते हैं। तो वहां पे क्या आएगा, आफ्टर 20 सेकेंड फैन बंद हो गया, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तब इसको सॉल्व करना है, अगेन क्या निकालना है मेरे को, थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, याद है अभी अभी एक क्वेश्चन किया, अल्फा चाहिए। तो अल्फा कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो वही वाली इक्वेशन, फर्स्ट ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा इंटू टी। अब आफ्टर दैट ओमेगा एफ की वैल्यू क्या है, ओमेगा एफ 0 है सर। ओमेगा आई निकाल दिया हमने 60 पाई, अगेन प्लस अल्फा निकालना है, टाइम इज 20 सेकेंड। इसको उठा के वहां फेंको, तो यहां से क्या आ जाएगा, -60 पाई इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है। तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा 60 पाई अपॉन में 20, और ये माइनस,
0 से 0 गया, ये 2 से 3 बच जाएगा। अल्फा इज हाउ मच, -3 पाई रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको पाई की वैल्यू पुट करनी है तो आप क्या पुट करेंगे, 3.14। ओके, याद रहे, 22/7 भी पुट कर सकते हैं आप, ठीक है, बट 3.14 इज ज्यादा फिजिबल। ओके, ठीक है। अल्फा किस में आ रहा है, नेगेटिव में, ऐसा ही होना भी चाहिए था। क्यों, क्योंकि इनिशियल स्पीड हाई है, फाइनल स्पीड 0 है, इसीलिए अल्फा क्या आ रहा है, नेगेटिव। निकालना क्या है हमको, थीटा। तो थीटा कैसे निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। अगेन ये क्या है, ओमेगा आई क्या है मेरा, ओमेगा आई इज 60 पाई इंटू टाइम इज हाउ मच, 20 सेकेंड, प्लस हाफ अल्फा, अल्फा इज इन नेगेटिव, तो यहां पर क्या आएगा, -3 पाई। अगेन टी का स्क्वायर इज अगेन 20 इंटू 20। ठीक है, ओके। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, यहां से अगर मैं इसको सॉल्व किया तो 6 2 जा 120 और 00 पाई, यही आएगा। ठीक है, ओके। फिर यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से क्या आ जाएगा, -हाफ, और ये इसको लिख सकता हूं 3 पाई, और यहां से इंटू कहने के बाद में ये क्या आएगा, 4 और 00। ठीक है, इसको और भी सॉल्व किया आगे तो क्या मिल जाएगा। अब चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आएगा 1200 पाई माइनस 2 जा एंड 3 जा 600 पाई। ठीक है, यहां से क्या आ रहा है, 600 पाई इज इक्वल टू थीटा, और ये किस में है, रेडियंस में। ठीक है, अगेन अगर आपको मैं कह दूं कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पता करिए कि यहां से यहां तक आने में इसको कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लगा, तो आप क्या करेंगे भाई, थीटा अपॉन में 2 पाई, तो क्या आएगा, थीटा इज 600 पाई अपॉन में 2 पाई, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, बचा कितना, 300। तो यहां से आ गया मेरा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज हाउ मच, 300। ठीक है, समझ गए। तो इसके जैसे हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए आराम से, और आई होप आप ऐसे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर कुछ डरने वाली बात नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व करना है, बस 3 काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज करके। ठीक है, अब हमारे महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड में एक जो बुक है उसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पर टेक्स्ट बुक रखी हुई है और मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, बट आप लोग पेज नंबर 2 पर एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, खुद से एक बार ट्राई करना, और नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, अच्छा मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, ओके। सो एग्जाम्पल क्या कहता है कि अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम, इट इज देन स्विच्ड ऑफ, it stops after 21 revolution, calculate the time taken by it to stop assuming that the frictional torque is constant। तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पहले तो गिवन डेटा हम लिखते हैं, तो गिवन डेटा में उसने क्या बोला है हमको, उसने बोला एग्जांपल नंबर 1 है, ये एग्जांपल नंबर 1, हम उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन करें। तो क्वेश्चन कुछ ये है कि अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी दे के रखा है, दैट इज ओमेगा आई विच इज इक्वल टू 90 आरपीएम। याद है, जैसे आरपीएम दिखा उसका पहले कन्वर्ट करो, 90 इंटू आरपीएम राउंड, पी पर मिनट 60। अब ये किस में आएगा, रेडियन पर सेकेंड में। तो इसको अगर मैं पहले सॉल्व कर लूं तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 जा और ये 2 जा, अगेन ये 2 से 2 गया, बचा कितना, 3 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या कहता है, इट इज देन स्विच्ड ऑफ। अब इसको मैंने स्विच्ड ऑफ कर दिया, इसका मतलब क्या है कि जो ओमेगा एफ है वो कितना हो गया, 0। ठीक है, मालूम चला आप लोग को। ओके, सो क्या बोलता है फिर कि इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन, मतलब उसने मेरे को थीटा दे दिया है कि जो थीटा है वो क्या है, 21 रिवॉल्यूशन है। ओके, लेकिन हम किस में जानते हैं, हम रिवॉल्यूशन में ही जानते हैं, हम थीटा किस में जानते हैं, हम जानते हैं रेडियन में, रेडियंस में। तो रेडियंस में कैसे कवर करेंगे, तो मैंने आप लोग को बताया है कि 1 रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई, हाँ समझो, 1 राउंड का मतलब 2 पाई, मतलब 1 रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई।
2 रिवोल्यूशन का मतलब 4 पाई, इसका मतलब ये कितना है 21 रिवोल्यूशन। तो क्या करूँ इसके अंदर 2 पाई से मल्टीप्लाई, तो 21 इंटू 2 पाई विच इज इक्वल टू हाउ मच 42 पाई। ये क्या हो गया मेरा अब रेडियंस में। क्लियर है? ठीक है। अब वो हमको क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय टू स्टॉप। ओके, तो हम लोग को निकालना है बेसिकली टाइम, और वो उसके आगे सेंटेंस में कह रहा है कि ऐसा एज्यूम कर दीजिए कि जो फ्रिक्शनल टॉर्क है वो कांस्टेंट है। अल्टीमेटली वो कहना चाहता है कि आप ऐसा मान लो कि जो निगेटिव एक्सीलरेशन है वो क्या है कांस्टेंट है। निगेटिव एक्सीलरेशन मतलब निगेटिव फोर्स मतलब फ्रिक्शनल का फोर्स। ओके, समझ के, वो एक कांस्टेंट है, वो हर एक रेट से चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब तक हम जो ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर हम ऐसा मानते हैं कि जो पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो या फिर जो निगेटिव एक्सीलरेशन हो वो क्या हो कांस्टेंट ही हो। इसलिए हमारी जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है वो ट्रू है। कब तक ट्रू है वो, जब तक कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं, हम ये इक्वेशन कब तक यूज कर सकते हैं, जब तक कि एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। समझ गए? ठीक है, वैसे ही यहां पर जो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं, जब तक कि अल्फा कांस्टेंट हो तभी तक हम उस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अगर सपोज किसी इक्वेशन में ऐसा आ गया अल्फा इज सम एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई के ऊपर कुछ डिपेंड कर रहा है, अब ये कांस्टेंट नहीं रहा। अब अगर मैं यहाँ पर टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, हर एक टाइम के लिए एक्स और वाई की वैल्यू कुछ अलग अलग होते जाएगी, तो यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट नहीं है। एज लाइक मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सपोज ए इज इक्वल टू एक्स टी का स्क्वायर हो जाए, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहा, वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर टाइम 1 सेकंड हुआ तो एक्सीलरेशन कुछ होगा, अगर टाइम 2 सेकंड हुआ तो टाइम कुछ और हो जाएगा, एक्सीलरेशन कुछ और हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा वो जो तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन है वो वैलिड नहीं होगा। किस केस में? इस केस में। हाँ, लेकिन जब तक एक्सीलरेशन दे दे कि हाँ भाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, आप इसको लेते चल जाओ, तब तक वो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमको निकालना है क्या है बेसिकली टी। चलिए, टी कहाँ है, टी कहाँ कहाँ पर आता है, एक तो सेकेंड इक्वेशन में और एक तो और कहाँ आता है फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं क्योंकि आसान लगता है, तो जरा मैं उसको निकालने की कोशिश करूं, तो वहां से क्या दिखेगा मुझको, सॉल्यूशन हम कर लिख दिया मैंने ऑलरेडी। तो क्या आएगा वो सॉल्यूशन में, क्या आएगा हमारा वो, मुझे निकालना है टी। कैसे निकाले टी, तो टी के लिए हम सभी जानते हैं कि ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी होता है। ठीक है, मुझे निकालना है ये टाइम टी, तो मैं देखता हूँ क्या मेरे पास में गिवन डेटाज है। अगर मैं ओमेगा एफ, अरे वाह है, ओमेगा आई, अरे वाह है, अल्फा अल्फा नहीं दिया है, इसका मतलब मैं ये टाइम डायरेक्टली यहाँ से नहीं निकाल सकता। पहले मुझे क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्फा नहीं दिया हुआ है, तो अब मैं अल्फा कहाँ से निकालूं। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ओमेगा आई टी प्लस अल्फा टी का स्क्वायर, यही है। अगर मैं देखूं थीटा, हाँ थीटा है हमारे पास में, ओमेगा आई है, टाइम टी नहीं पता, हाफ इज अ नंबर, अल्फा नहीं पता, अल्फा तो निकालना मेरे को, टाइम टी नहीं पता, मतलब ये इक्वेशन भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। अब अगर थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, ओमेगा एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई का स्क्वायर प्लस क्या आता है 2 अल्फा थीटा। सही है, जरा ओमेगा एफ को देखो, यस सर है हमें पास में ओमेगा एफ। जरा ओमेगा आई को देखो, यस सर है, 2 इज अ नंबर, अल्फा पता नहीं, निकालना है थीटा, अरे वाह थीटा भी है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन यूज नहीं करना है फिलहाल, पहले हम यहां से क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। आफ्टर दैट ये अल्फा या तो यहां पुट कर दो या तो यहां पुट कर दो, तो मुझे वहां से क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं फटाफट। तो सबसे पहले थर्ड इक्वेशन यूज करना हमको। थर्ड इक्वेशन क्या कहता है कि ओमेगा एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू थीटा। ओमेगा एफ इज 0, ओमेगा आई इज दिस वन, तो 3 पाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा फाइंड आउट करना है। थीटा इज व्हाट, 42 पाई इंटू 42 पाई। ठीक है, अब मुझे अल्फा चाहिए, तो पहले इसको यहां पर करो, तो ये क्या हो जाएगा 9 पाई का स्क्वायर, और ये इस साइड किया तो -9 पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन 42 और ये 84 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 84 और ये पाई अल्फा।
ठीक है, यहाँ से मैं अल्फा निकाल सकता हूँ। अल्फा क्या आएगा मेरा, अल्फा विल बी -9 पाई का स्क्वायर अपॉन में 84 टाइम्स ऑफ पाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे 1 पाई से 1 पाई गया, यहाँ पर 1 पाई बचा हुआ है और ये 9, और अगर मैं 3 से इसको कैंसिल करूँ तो ये 3 3 हो जाएगा और ये 2 यहाँ पर गया, बचा 2 तो ये 8 हो गया। क्या और भी जाएगा? नहीं, अब नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या है, देखो इसका मैंने 3 से कैलकुलेट किया तो 3 3 9 और 3 2 2 बचा 24। ठीक है, तो 3 से अगेन ये जाएगा तो 3 से अगेन कर देगा क्या आएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो मुझे यहां से मिल रहा है अल्फा इज इक्वल टू -3 पाई अपॉन में 28, बस ये क्या हुआ मेरा, रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे निकालना है थीटा, सॉरी टाइम निकालना है मुझको। टाइम निकालना है तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेते हैं क्योंकि अब मेरे पास में अल्फा की वैल्यू है। ठीक है, तो वहां से अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा और ये टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, अगेन ओमेगा एफ 0 है, ओमेगा आई 3 पाई है प्लस अल्फा निकाला हमने तो निगेटिव है तो डायरेक्टली मैं निगेटिव पुट कर दे रहा हूँ, निगेटिव 3 पाई अपॉन में 28 और ये रेडियन पर सेकेंड, वो तो ये एक नंबर है उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, और ये टाइम टी। ठीक है, अब देखो अब मुझे चाहिए टाइम टी, तो पहले इसको उठा के यहाँ करो तो ये हो जाएगा यहाँ से -3 पाई इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो बचा है -3 पाई अपॉन में 28 टाइम्स ऑफ टी। मैंने क्या किया, इस 3 पाई को उठा के यहाँ करा तो ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ से निगेटिव निगेटिव साइन कैंसिल, 3 पाई और 3 पाई कैंसिल, बचा क्या, ये 1/28 तो 28 यहाँ चले गया तो t इज इक्वल टू हाउ मच, 28 सेकेंड। और ये रहा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ऑल्दो इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप जैसे ही इसके अंदर माहिर हो जाओगे, जैसे ही आप इसके और भी थोड़े क्वेश्चंस करेंगे आप इसके अंदर माहिर हो जाएंगे और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आ जाएगा। ठीक है, हमारे बोर्ड्स एग्जाम में कभी कभी ऐसे 2 से 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हमेशा याद रखना कि आरपीएम आरपीएस किसने भी तो हो, आपको उसको रेडियन पर सेकंड में लाना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करो, ठीक है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, तो बच्चों आई होप आप लोग को मैंने यहाँ पर जितना भी पढ़ा है वो सब कुछ समझा होगा। ठीक है, अगर आपको इस जो भी लेक्चर रहा उसमें कुछ भी थोड़ा सा डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही कहते हैं, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। ठीक है।